तिलक को नमन करते हुए शानदार तालियों के साथ में इस केसरिया का अभिनंदन करें। जगदम्बे भवानी की। हमारे बीच में महाराणा प्रताप स्मारक अभियान के चंद्रवीर सिंह जी नमाणा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वो पधारे हैं, उनका तालियों की गड़गड़ाहट से जोरदार स्वागत कीजिए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा संकल्प लिया है जो महाराणा प्रताप की वो पूरे देश भर में 500 प्रतिमाएं और 100 स्मारक बनवाएंगे। उनकी जो ये है, जिसमें से 35 प्रतिमाएं 6 राज्यों में अब तक वो लगा चुके हैं, इसलिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। चंद्रवीर सिंह जी नमान। कुल देवी मां जमवाय के चरणों में शीश रखकर पूर्वी राजस्थान के अलग अलग गांवों से, जिलों से पधारी हुई मातृशक्ति क्षत्रिय बंधुओं, कृत्राणियों को ये भोजराज जी का शेखावत कुंवर कृष्णवर्धन सिंह गुढ़ागोड़ जी बहुत सम्मान और स्नेह के साथ जय गोपीनाथ जी की अर्ज करता है। देखिए, आपका भी समय बहुत कीमती है और आयोजकों का भी है। हमारे ये पृथ्वीराज सिंह जी भांडेडा, जिन्होंने इस आयोजन में निस्वार्थ भाव से सामाजिक काम किया है, वो पूर्वी राजस्थान से हैं। वो कई बार कहते हैं कि राम जी ने किसी को मोटा, किसी को छोटा, किसी को काला, किसी को सफेद बनाया है, उसमें दुभात की, पर टाइम देने में राम जी ने कोई दुभात नहीं की। मोदी जी के पास भी 24 घंटे हैं, अंबानी जी के पास भी 24 घंटे हैं, आपके मेरे पास भी 24 घंटे हैं। या तो हम इस समय को आवारगी में गुजार दें, या घंटे के एक एक मिनट को काम में लेकर खुद का और समाज का कल्याण करें। तो हम यहां जो भी बात करेंगे उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। मैं पूर्वी राजस्थान का नहीं हूं, पर मेरी पीड़ा और पूर्वी राजस्थान और पूरे समूचे राजस्थान और समूचे देश की राजपूत की पीड़ा एक है। मैं पीड़ा के स्तर पर आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं भाई। जब इस प्रोग्राम के लिए काम शुरू किया तो जो बात समझ में आई कि 2 संसदीय क्षेत्र हैं, करीब 10 जिले हैं, 39 विधानसभा क्षेत्र हैं, पर राजनीति में हमारा प्रतिनिधित्व उंगलियों पर भी गिन सकें इतना नहीं है। सरकारी सेवाओं में, प्रशासनिक सेवाओं में हमारे आदमी नहीं है। हम ढूंढते हैं कोई सिपाही मिल जाए, कोई थानेदार मिल जाए हमारी कौम का। क्या कारण है? लोग आपको अलग अलग कारण दे देंगे कि हमारी जनसंख्या कम है या संसाधन नहीं है, शिक्षा का अभाव ऐसा पूर्वी राजस्थान में, और आप शायद मान भी लेंगे उन बातों को, पर वो बातें सत्य नहीं हैं। हम इन गांवों में घूमे हैं पूर्वी राजस्थान के, तो बात कुछ और है। मैं हर मीटिंग में कहता हूं भाई, ये आज जो हम लोग यहां मौजूद हैं, ये उस कौम के प्रतिनिधि हैं जो सर्वाधिक विचारवान कौम है।
हमसे ज्यादा विचार करने वाली कौम इस संसार में भगवान ने पैदा नहीं की। और इस बात का सबूत क्या है? ये बात गले नहीं उतरेगी, क्योंकि हमारे राजनीतिक विरोधियों ने समझा दिया है पढ़ने लिखने का काम कुछ और लोगों के पास है, विचार करने का काम कुछ और लोगों के पास है। अच्छा, अब ठीक है। हाँ। तारतम्य में टूट जाता है तो भूल जाते हैं कहां से बोल रहे थे, कहां पे था। हाँ, बिल्कुल। हमें समझा दिया गया कि विचार करने का काम कुछ और लोगों का है, जबकि मैं आपको सबूत के साथ समझाना चाहता हूं। इस संसार भर में जितने धर्मों का उदय हुआ है, धर्म का उदय कर देना कोई साधारण बात नहीं है। बहुत गहरे स्तर पर विचार पे उतरना पड़ता है। जब कोई आदमी इस लेवल पर जा पाता है कि एक किसी नए धर्म का उदय कर सके। इस तथाकथित हिंदू धर्म के सर्वाधिक बड़े ज्ञान को देने वाले जगत गुरु गीता के प्रवक्ता श्री कृष्ण, आज तो आपको गली गली में नहीं तो कम से कम शहर शहर में जगत गुरु की फर्जी उपाधियां लगाए हुए लोग मिल जाएंगे, पर वो सच में जगत गुरु हैं क्या, हम अभी जानेंगे। ये पुरी के जो 4 शंकराचार्य हैं, ये अब सब अपने आगे जगत गुरु लगाते हैं, जबकि हमको पता होना चाहिए इन 4 पीठों के, ये जो शंकराचार्य की 4 पीठें हैं, इनको स्थापित करने वाले आदि गुरु शंकराचार्य, उन्होंने भी, उनकी भी नाम के आगे जगत गुरु का उपयोग नहीं होता। हमारे शास्त्रों में कृष्णम वंदे जगत गुरुम, सिर्फ कृष्ण को जगत गुरु कहा गया है। और जगत गुरु कृष्ण को कहने का मतलब है कृष्ण ने जो जीवन दर्शन दिया, जो सिद्धांत दिया, जो विचार दिया है, पिछले 5000 सालों में किसी देश की सभ्यता या कोई धर्म उस जीवन दर्शन का आगे विकास नहीं कर पाया है। जितने भी धर्म और विचारक हैं, सब कोई कृष्ण की ही बात को घुमा फिरा करके कहते हैं। इसलिए कहा गया कृष्ण इस विश्व में जगत गुरु हैं 5000 साल से। इस स्तर का विचारक क्षत्रिय था। और जैनियों के, जैन धर्म के 24 के 24 तीर्थंकर, जैन साहित्य कहता है सभी के सभी किसी दूसरे समाज के नहीं थे, सभी क्षत्रिय समाज के थे। अरे आप अंदाजा लगाओ किस स्तर के विचार देने वाले हम लोग रहे होंगे। कृष्ण जिसने अर्जुन को युद्ध में डाला और उसने कहा हिंसा में रत हो, और दूसरी ओर सांस से भी मक्खी मच्छर मुंह में नहीं चला जाए, मतलब मच्छर से भी छोटे प्राणी की हिंसा नहीं हो जाए, मुंह पे कपड़ा लगा लो, इस विचार को देने वाला महावीर स्वामी भी हमारे समाज में था। और सिर्फ महावीर स्वामी नहीं, ऋषभ देव से लेकर महावीर स्वामी तक 24 तीर्थंकर क्षत्रिय विचारक थे। बौद्ध धर्म को देने वाला विचारक महात्मा बुद्ध क्षत्रिय था। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद जी 10वें गुरु तक 10 के 10 सिख गुरु क्षत्रिय विचारक थे। और वो तो 200-250 साल पुरानी बात मान लो। वर्तमान समय में भी विष्णोई धर्म के संस्थापक जाम्भोजी महाराज भी पंवार खांप के क्षत्रिय विचारक थे। आप अंदाजा लगाओ, फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ये कौम विचारवान कौम की प्रतिनिधि नहीं है।
आज हम लोग दूसरों के सिखाए हुए रास्तों पर चल रहे हैं, खुद का मूल सोच विकसित नहीं कर पा रहे, इसलिए इस दुर्गति के शिकार हैं। हमको विचार करना, सोचना शुरू करना पड़ेगा भाई। ये लोग जो ये नहीं चाहते कि हम जग जाएं, इसलिए हम इतिहास में हमारे इतिहास पुरुषों के बारे में उल्टी सीधी बातें कह करके और हमें भ्रमित करके रखना चाहते हैं। मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूं। इन्होंने राजा मानसिंह आमेर के बारे में कितना अनर्गल दुष्प्रचार करके हमारे बीच में ये नैरेटिव स्थापित कर दिया, फिल्मों के द्वारा, टीवी सीरियल्स के द्वारा, उपन्यास के द्वारा, आर्टिकल्स के द्वारा, मैगजीन्स के द्वारा, लेखों के द्वारा, कि मानसिंह हिंदू धर्म का गद्दार था। और हम मानसिंह पर बात भी नहीं करना चाहते। कारण क्या है? विचार करने के लिए तैयार नहीं है, पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर मानसिंह नहीं होता तो आज धर्म के नाम पर और मंदिरों के नाम पर राज में आए हुए ये लोग राज में नहीं होते। ये मैं नहीं कह रहा, बिहार का एक इतिहासकार जिसने राजा मानसिंह आमेर के ऊपर खोज करके थीसिस लिखी है, वो कह रहा है कि यदि राजा मानसिंह नहीं होता तो इस देश का इस्लामीकरण कब का हो गया होता और आज हमारे नाम इमामुद्दीन कमरुद्दीन होते। हमको उस समय की स्थितियां नहीं बताते ये लोग। समझने की कोशिश करें। पृथ्वीराज से के समय के बाद से लेकर के ये जो अकबर का काल आया, उस समय तक के जो मुसलमान जो शासन करते थे वो पठानिया मुसलमान थे, पठानी थे। और जब अकबर आए तो ये मुगलिया मुसलमान थे। मुगलिया मुसलमानों में और पठानी मुसलमानों में बनती नहीं थी। ये बात भगवंत दास और मानसिंह आमेर ने समझी और ये बात उन्होंने अकबर को समझाई कि अगर तुम्हारे राज को स्थापित करना है तो इन पठानी मुसलमानों को साफ करना पड़ेगा। अकबर की ये मजबूरी थी कि यदि राज को कायम करना है तो इन पठानी मुसलमानों का सफाया करना जरूरी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये राजीव नयन प्रसाद लिखते हैं उसमें कि हिंदुस्तान में पिछले 500 से 700 वर्षों के बीच मानसिंह जैसा रणनीतिज्ञ राजा भारत ने पैदा नहीं किया है। और आप मानसिंह की रणनीति को समझिए। उसने सबसे पहले अफगानिस्तान की सूबेदारी ली और अफगानिस्तान में पठानों का सफाया किया। जिस अफगानिस्तान को इंग्लैंड, रशिया, अमेरिका ये फाइनली झुका नहीं सके हैं आज तक। राजीव नयन प्रसाद लिखता है 5 दिन में वो काबुल मानसिंह के कदमों में था। वो मानसिंह, शोले का एक डायलॉग है, सो जा बेटा वरना गब्बर आ जाएगा। माएं अपने बच्चों को कहती हैं। आपको पता होना चाहिए अफगानिस्तान में मानसिंह के लिए वहां की मुसलमान औरत अपने बच्चों को ये रात को डराती थी कि बेटा सो जा वरना मान आ जाएगा। मानसिंह का ये खौफ था पठानों में। उस मानसिंह ने, यदि आप भारत के नक्शे को देखेंगे, उत्तरी पश्चिमी सीमा पर सबसे पहले अफगानिस्तान की सूबेदारी लेके वहां सफाया किया। उसके बाद उसने सिंध की सूबेदारी लेके वहां सफाया किया। उसके बाद उसने पंजाब की सूबेदारी लेके वहां सफाया किया। फिर उसने यूपी की सूबेदारी ली, वहां सफाया किया। यूपी के बाद उसने बिहार की सूबेदारी ली, वहां सफाया किया। उसके बाद उसने बंगाल की सूबेदारी ली और अंत में उड़ीसा की सूबेदारी लेकर के वहां तक पठानों की जो लेयर बिछ गई थी, उस पूरी लेयर को मानसिंह ने साफ किया। यदि ठीक ठीक इतिहासकार जानने वाले होंगे तो वो कहेंगे इस बात को कि यदि उस समय पठानिया मुसलमान और
मुगल या मुसलमान मिल जाते तो इस हिंदुस्तान का इस्लामीकरण हो जाता। उस मान सिंह ने 12 साल की उम्र में तलवार चलानी शुरू की और 62 की उम्र तक उसने तलवार चलाई। 50 साल सक्रिय जीवन में उस मान सिंह ने 133 कुल युद्ध लड़े और 133 युद्धों में से 77 युद्ध बड़े युद्ध थे जिनमें जान दांव पर थी। आज आप एमएलए के इलेक्शन लड़ने तो हारने वाले के भी मजे हैं, उस समय युद्ध लड़ने का मतलब था हारने वाले का सर्वनाश। जब सामने 50% ये प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है कि मैं मर सकता हूं, वो ऐसे उसने 77 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध मान सिंह हारा नहीं। उस वीर मान सिंह के लिए कवियों को कहना पड़ा, माई एड़ा पूत जन जैड़ा मान मरद। समदर खांडो पखारियो काबुल पाड़ी हद। मतलब, हे मां, यदि पुत्रों को जन्म देना है तो मान सिंह जैसे मर्दों का जन्म दो, जिसने अफगानिस्तान, सिंध, पंजाब, यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा तक मुसलमानों का सफाया किया अपने तलवार से और फिर उस तलवार को उसने बंगाल की खाड़ी में समुद्र में जाकर के धोया। और उस मान सिंह के लिए हमको क्या पढ़ा रहे हैं लोग। और सिर्फ वीर ही नहीं, वो मान सिंह क्या था धर्म के मामले में। आज एक शंकराचार्य 4 में से जो पुरी के शंकराचार्य, वहां जगन्नाथपुरी का मंदिर है, उस पुरी के जगन्नाथपुरी के मंदिर में पहले नमाज पढ़ी जाती थी। मान सिंह ने उस जगन्नाथपुरी के जो वर्तमान स्वरूप है वो दिया उसको और वहां के एक राजा के कंट्रोल में उसका प्रबंधन दिया। आज भी पुरी के जगन्नाथ मंदिर का प्रबंधन उन्हीं क्षत्रिय राजा के वंशजों के पास है। और ये तो मैंने एक मंदिर का नाम बताया आपको। मान सिंह ने एक नहीं सैकड़ों मंदिरों का निर्माण कराया, ये इतिहास में दर्ज है। और उन मंदिरों के नीचे हजारों बीघा जमीन मान सिंह ने दान में दी ताकि उन मंदिरों का रखरखाव हो सके। अरे ये जो लोग हमारे राजनीतिक विरोधी हैं, ये चाहते नहीं कि आप लोग जग जाएं। ये आज इन मंदिरों पर भगवा फहरा रहे हैं। भगवा और केसरिया में क्या फर्क है, कभी और चर्चा करेंगे तो बात करेंगे। मान सिंह की जब मृत्यु हुई तो यह निर्णय किया गया, मान सिंह को धर्म रक्षक राजा की उपाधि दी गई और उस समय के सदविवेकी विद्वज्जनों ने मंदिरों के ऊपर मान सिंह की स्टेट आंबेर का पचरंगा ध्वज हर मंदिर पर लहराने का निर्णय लिया गया। आज से 20-25 सालों पहले तक हर मंदिर पर पचरंगा ध्वज लहराता था और मान सिंह एकमात्र राजा है जिसकी छतरी गंगा जी के बीच में है। जो आज आप हरिद्वार में हर की पौड़ी गंगा जी के घाट देखते हैं, वो मान सिंह के निर्मित किए हुए हैं। ऐसे धर्म रक्षक वीर और दानी मान सिंह को हमको क्या समझा दिया गया। ये मैंने एक इतिहास की वानगी दी है भाई। हमको जैसे इतिहास के बारे में बरगलाया हुआ है, वैसे ही धर्म के बारे में भी बरगलाया हुआ है। यदि मैं आपसे किसी से भी पूछना चाहूं कि आपका धर्म क्या है, तो ईमानदारी से बताना, आप में से कितने लोग कहेंगे कि हमारा धर्म क्षात्र धर्म है? 2, 4, 5, 10 लोग।
हम ये भूल गए हैं कि हमारा धर्म क्षात्र धर्म है। क्यों? क्योंकि सोचना बंद कर दिया, विचार करना बंद कर दिया। जो लोग पढ़ा देते हैं उसी को अपना धर्म मान लेते हैं। अरे विचार करना छोड़ दिया। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं, रामचंद्र जी ने हर जगह कहा है, भाई लक्ष्मण मैं क्षत्रिय हूं, तू क्षत्रिय, क्षत्रिय की तरह युद्ध कर। हमारा दोनों का धर्म क्षात्र धर्म है। और कृष्ण ने तो घोषणा की है, अर्जुन तू क्षत्रिय मैं क्षत्रिय, हमारा धर्म क्षात्र धर्म है। तो जब वो क्षत्रिय थे, उनका धर्म क्षात्र धर्म था, तो हम उनके वंशज हैं, तो हमारा धर्म क्षात्र धर्म नहीं है? तो पहली बात तो ये भूल गए कि हमारा धर्म क्या है। तो फिर उस धर्म का अर्थ क्या है ये कैसे जानेंगे? आज समझा देते हैं, क्षत्रिय हो ठाकुर हो तो लड़ो, तुम्हारा काम लड़ना। ये दूसरी भ्रांति है जो हमें समझा दी गई है। ये कहीं नहीं लिखा कि क्षत्रियों का ठाकुरों का काम मूंड फोड़ी है। क्षात्र धर्म की बहुत सरल परिभाषा है। देखिए हमारे संस्कृत साहित्य में कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। यदि उस शब्द को समझना है तो उसको तोड़ करके उसकी परिभाषा जान लें, आपको समझ में आ जाएगा। क्षात्र धर्म की सीधी सी परिभाषा है, क्षयम त्राणात इति क्षत्रिय। जो क्षय से बचाए वो क्षत्रिय है। जो लड़ाई करे, युद्ध करे, मूंड फोड़ी करे, वो क्षत्रिय है। ये कहीं नहीं लिखा संस्कृत साहित्य में, इवन गीता में भी नहीं है। और अक्षय का अर्थ है घटाव से रक्षा, चीजों को घटने से बचाना। पर हमको समझा दिया युद्ध करना, लड़ना, मूंड फोड़ी करना तुम्हारा काम है। तो अब युद्ध के मैदान तो रहे नहीं, और हमने अपने घरों को युद्ध का मैदान बना डाला है। और इसी पढ़ाई की वजह से, इस गलत पढ़ लिख दिए जाने की वजह से, जिस घर में कभी भाई के साथ भाई खड़ा रहता था सर कटाने के लिए, आज भाई के सामने भाई खड़ा हुआ है। क्यों? ये गलत फहमी कि हमारा काम लड़ना है, मूंड फोड़ी करना है। हमको समझना चाहिए कि इस मूंड फोड़ी को, लड़ने को हमने सबसे लास्ट प्रायोरिटी, सबसे आखिरी प्राथमिकता दी है भाई। रामचंद्र जी ने उनकी पत्नी का हरण कर ले गया था आदमी, वो रावण, और समुद्र पार करने के बाद जब लंका के गेट पर जा खड़े हुए, तब भी उन्होंने लड़ाई को नहीं चुना। उन्होंने अंगद को कहा, अभी भी समझा दे रावण को, यदि सीता को लौटा देता है तो मैं लंका की एक ईंट को हाथ लगाए बिना अयोध्या चला जाऊंगा। ये इस बात का सबूत है कि नहीं लड़ाई आखिरी छोर पर रखना चाहते थे ऋषि राम। आज हमारे साथ कोई गाली भी बक दें काकोसा तो हम उनकी जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? गलत समझा दिया, लड़ना, मूंड फोड़ी करना क्षत्रियों का काम है। घटाव से रक्षा करना हमारा काम है, और उस घटाव की रक्षा में यदि जीवन भी देना पड़े तो उसके लिए हमको तैयार रहना है। यह है क्षात्र धर्म। और कृष्ण महाभारत के युद्ध में बनता तो पूरा है हक, आधा दे दो, और आधा नहीं दे तो 5 गांव दे दो। 5 गांव नहीं, सुई के नोक बराबर भी नहीं देंगे। युद्ध की तैयारियां की, तैयारियां पूरी हो गई, तब कृष्ण ने कहा मैं खुद समझाने जाऊंगा। जो कृष्ण अर्जुन को युद्ध में
से लौटने के लिए मना करता है, वो कृष्ण युद्ध के शुरू होने से पहले समझाने जाने की बात करता है। ये कौम विचार नहीं करना चाहती, इसलिए हमारी आज ये दुर्गति है। मुंडफोड़ी लड़ना हमारा काम नहीं था, और कृष्ण को समझाए लोगों ने, साहब आप जाएंगे बेइज्जती होगी, अब तो लड़ाई करते हैं कि नहीं, फिर भी समझाएंगे। गए और उनकी बेइज्जती हुई, और फिर वो लड़े। तो ये जो घट रहे हैं हम आज शारीरिक रूप से हमारे वो शरीर हैं क्या जो आज 4-5 पीढ़ी पहले जो शरीर थे? हम बौद्धिक स्तर पर उतने बुद्धिमान हैं जो हमारे बटके थे? हमको लगता है ऐसा कि हम पैंट बुरशेट पहनते हैं तो वो धोती वाले तो लांगे थे, हम समझदार हैं। भ्रम है। हम आज सांस्कृतिक रूप से वैसे हैं मजबूत जो आज से 3-4 पीढ़ी पहले थे। आज हमारे मन आज उतने विशाल हैं जितने हमारे 4-5 पीढ़ी पहले बड़कों के मन विशाल थे। ये जो बुद्धि की विशालता घट रही है, मन की विशालता घट रही है, शरीर की आकार घट रहे हैं, ये जो घटाव है, इस घटाव से रक्षा करने का काम हमारा है। यदि हम इस घटाव को रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो हम क्षात्र धर्म का पालन कर रहे हैं। ये जो आज आयोजन हो रहा है, ये क्षात्र धर्म के पालन का आयोजन है। हम कोशिश कर रहे हैं हमारे भाइयों को समझाएं कि घटो मत, वृद्धि को प्राप्त हो। ये सब समझने की बातें हैं भाई। धर्म के बारे में एक और बात करके अपनी बात को विराम दूंगा मैं। आज देखो, ये मैं बार बार कहता हूं, ये कौम विचार नहीं करती है भाई। हमने कभी ये सोचा नहीं। आज हमको धर्म के बारे में क्या समझाया हुआ है कि ये मंदिर में घंटे तालियां बजाना, दान देना, आरतियां गाना, ये सब धर्म है। नंगे पैरों तीर्थ यात्राएं करना, ये शरीरों को कष्ट देना, ये धर्म है। यदि क्षत्रिय साहित्य को पढ़ेंगे तो ये धर्म का इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। हम में से कभी किसी ने विचार किया कि राम जी से पहले दशरथ जी, राम जी के पिता, किस मंदिर में जाते होंगे? कृष्ण के जन्म से पहले वसुदेव किस मंदिर में जाके घंटे तालियां बजाते होंगे? हमने कभी सोचा रामचंद्र जी पैदल अयोध्या से लंका तक गए हैं? एक भी किसी मंदिर का जिक्र आता है जहां रामचंद्र जी ने धोख लगाई हो और कहा हो महाराज मेरा इस वनवास से पिंड छुड़ा देना, मैं सवामणि कर दूंगा? हम किसको धर्म समझे हुए हैं? ये कारण इसलिए है बस 2 मिनट में। ए माया बाया भी ने हेलीकॉप्टर ने देख चूक गई तो मैंने कहा विराम ले लिया। तो जब हम धर्म से दूर आ गए तो हम उसकी साधना पद्धतियों से तो बहुत ज्यादा दूर आ गए। तो अब करना क्या है भाई? इस क्षात्र धर्म के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करें। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं आपको, जैसे जैसे आप अपने धर्म के बारे में जानना शुरू करेंगे, स्वतः उतने ही ज्यादा शक्तिशाली अपने आप को आप पाएंगे। अब लास्ट बात कह के मैं विराम लूंगा। आपने एक शब्द सुना होगा, स्वस्थ।
स्वस्थ शब्द का किसी भाषा में कोई अनुवाद नहीं है। हेल्दी वेल्दी बोलते हैं, पर हेल्दी और स्वस्थ में फर्क है भाई। स्वस्थ उसको कहते हैं जो स्व में स्थित है, और स्व में स्थित हो जाने का मतलब अपने स्वधर्म को पहचान करके उस स्वधर्म में स्थित हो जाना। आज हम सब लोग स्वस्थ नहीं हैं, पर में स्थित हैं। इसलिए इस अपने धर्म को, स्वधर्म को जान करके उसमें स्थित होने का प्रयास करो, विचार करना, सोचना शुरू करो। आप सब लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुनः जय गोपीनाथ जी की अर्ज करके अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय गोपीनाथ जी की। चलूं? छात्र चलो। हेलो। छात्र धर्म की बहुत ही सुंदर व्याख्या के साथ में आपने जो उद्बोधन सुना और जिस विषय पे हमने बात करी, आज के इस भागदौड़ की दुनिया में शत्रुत्व को जीवित रखना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। एक बात बहुत दावे के साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस विश्व में जो सर्वोत्तम चरित्र है, जिस और आप अपने इस चरित्र को, पूर्वजों के दिए इस चरित्र को अंश मात्र भी जीवित रख लेंगे, आप ये मान के चलिएगा आने वाले भविष्य में इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर्वाधिक अगर पूछ किसी की होगी तो इस क्षत्रियत्व के, इस क्षत्रिय के चरित्र की पूछ होगी। इसलिए जिन विषयों के ऊपर आज की युवा पीढ़ी ने बात करना बंद कर दिया है, सोचना समझना बंद कर दिया है, जो पढ़ाए जा रहे हैं उनको पढ़ना शुरू कर दिया है, अपने अस्तित्व के अंदर झांकना कम कर दिया है, उन विचारों को पुनः वापस याद करने की, स्मरण करने की और अपने उस मूल चरित्र को वापस जीवित करने की आवश्यकता है। आप सब लोग पधार जाएं आगे। अभी तक बसें आ रही है, अभी तक क्षत्रिय समाज के इस पूर्वी राजस्थान के, एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस पूर्वी राजस्थान की इस धरा पर आप सिर्फ अपने हक और अधिकारों के लिए एकत्रित नहीं हुए। इस पूर्वी राजस्थान की इन 39 विधानसभाओं में आपका यहां एकत्रित होना यहां की राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बढ़ाने की मांग मात्र नहीं है। आज हजारों की संख्या में उपस्थित ये जनसैलाब, ये केसरिया इस पूरे हिंदुस्तान के क्षत्रिय समाज की उन मांगों को न सिर्फ सरकारों को और व्यवस्थाओं के बीच में मजबूती से उठाएगा, जिन मांगों के लिए आज पूरा समाज सड़कों पर लड़ रहा है। घर जाने की जल्दी तो नहीं है। आजादी के 80 साल बाद में ये जो दिन आपको प्राप्त हुआ है, क्या किसी को घर जाने की जल्दी तो नहीं है? पीछे वालों को है क्या? और पीछे वालों को है क्या? तो आज इस धरती के ऊपर से हम उन मांगों पर बात करेंगे, हमारे उन हक और अधिकारों की बात करेंगे जिनको हमसे छीनने का प्रयास किया जा रहा है। आज हम सब मिलके इस केसरिया ध्वज के नीचे ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की व्यवस्था की बात करेंगे। आज हम यहां पे एकत्रित होके गरीब स्वर्ण, गरीब आर्थिक पिछड़े के उस होनहार, उस प्रतिभाशाली बच्चे के अधिकार की बात करेंगे जिसका अधिकार आपने ईडब्ल्यूएस देने के बावजूद भी केंद्र की नौकरियों में और केंद्र की शिक्षा में छीन रखा है। आज आप और हम मिलके इस दुनिया के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर सबसे बड़ा अधिकार है तो वोट का और चुनाव लड़ने का है, लेकिन मेरे साथियों आज इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर आर्थिक पिछड़े ईडब्ल्यूएस वर्ग से
पंचायत राज और स्थानीय निकाय चुनावों में ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं, तो ये समानता नहीं, ये न्याय नहीं, ये इतने बड़े इस ईडब्ल्यूएस वर्ग के साथ में अन्याय है। और उस अन्याय के खिलाफ आज आप और हम यहां एकत्रित होकर आवाज को बुलंद करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? ईडब्ल्यूएस से संबंधित केंद्र में ईडब्ल्यूएस का राजस्थान की तर्ज पर सरलीकरण हो, आपके जचरी कि नहीं जचरी? केंद्र की नौकरियों में, केंद्रीय शिक्षा के अंदर और उस यूपीवीएससी की नौकरियों के अंदर हमारे भी आर्थिक तौर पर पिछड़े उन होनहार बच्चों को आरक्षण की व्यवस्था मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? उसके लिए लड़ना होगा, मांगने से नहीं मिलेगा। और लड़ाई इस लोकतंत्र में भुजाबल से चौराहे पर किसी के ऊपर अपना बाहुबल दिखाने से नहीं। ये जो लड़ाई आज आप इस समाज की जाजम पर एकत्रित होकर दिखा रहे हैं, इस तौर पर ये इस लड़ाई का आगाज मात्र है। आप परिणामों तक लड़ने के लिए तैयार है या नहीं? हमारे ईडब्ल्यूएस आरक्षण की व्यवस्थाओं में परिवर्तन की इस मांग को लेकर परिणाम तक लड़ने के लिए तैयार है या नहीं? तो मेरे साथियों, इस आयोजन के उपरांत, क्योंकि हमारी बसें उधर हेलीपैड की तरफ खड़ी है, हमारे साधन उस नदबई रोड की तरफ खड़ी है, तो यहां से अनुशासित तरीके से, सामूहिक तौर पर कतारबद्ध तरीके से यहां के आम नागरिक को, यहां के यातायात को, यहां के प्रशासन को बिना किसी के व्यवधान डाले किसी एक ठेले वाले की भी असुविधा नहीं हो, ये याद रखिएगा। एक छोटा सा 3 मांगों का मांग पत्र जाते जाते आप कहो तो सरकार के नाम पर यहाँ के एसडीएम तहसीलदार जो को भी देते चलें कि नहीं? तो ये याद रखिएगा, ये जो व्यवस्था है, यहां से जब हम 1000 मीटर है, 1 किलोमीटर नहीं चलने वाला हाथ खड़ा कर दे कि 1 किलोमीटर नहीं चलेंगे, और जो मात्र 1000 मीटर चल के इस मांग को इन व्यवस्थाओं में, इस राजनीतिक व्यवस्थाओं में मजबूती से उपस्थिति दे सकता है, और जो चलने के लिए तैयार है, अनुशासन में चलने के लिए तैयार है, किसी भी पूरे खेड़ली शहर में एक व्यक्ति को हमारी वजह से असुविधा नहीं होनी चाहिए। पूरे रास्ते में किसी भी व्यक्ति, किसी भी समुदाय, किसी भी जाति के खिलाफ हमारे इस युवा जोश में एक शब्द नहीं निकलना चाहिए। क्या इतने अनुशासन के साथ में अपना मांग पत्र देने चलने के लिए तैयार है कि नहीं है? हाथ खड़े करके बताएं। तो जल्दी ही इस कार्यक्रम पर, क्योंकि सिर्फ 2 ही वक्ता हमारे बीच में रहे हैं, आपके बीच में प्रथम दिन उपस्थित हुए थे, तब भी ये बात करी थी कि एक अलग किस्म की थोड़ी सी सामाजिक व्यवस्था देने का प्रयास करेंगे। एक वो व्यवस्था जो सामाजिक मंचों पर आपको कम देखने को मिली, ऐसा एक प्रयास करेंगे। और क्या उस आज की इस व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं या नहीं? आप अपना जज्बा बरकरार रखें, आप थोड़ा सा समय अनुशासित और रहें। आपकी आज यहां उठाई हुई मांग में आपसे वादा करता हूं, आपकी इस एकजुटता का परिणाम आने वाले 2 महीने बाद के पंचायत राज चुनाव में, इस पूर्वी राजस्थान में राजपूतों के स्थानीय निकाय और पंचायत राज चुनाव में आपके प्रतिनिधित्व नहीं बढ़ जाए, आपके टिकटों की संख्या नहीं बढ़ जाए, तो आप बात करना कि साहब ये खेड़ली में हम गलत एकत्रित हुए। एकजुट होके, एकत्रित होके अपने हक और अधिकारों की मांग करेंगे कि हमारा हक बनता है पंचायत राज चुनाव में इन राजनीतिक पार्टियों को हमारे टिकटों की संख्या बढ़ानी होगी। इन पंचायत राज चुनाव में, इन स्थानीय निकाय चुनाव में 39 विधानसभाओं में 10 जिलों में अगर धौलपुर को छोड़ दें तो कितने प्रधान हैं आपके?
39 विधानसभा में अगर धौलपुर को छोड़ दिया जाए तो इन 9 जिलों में कितने प्रधान हैं आपके? आपके प्रधान है 2 मात्र। राजनीतिक तौर पर बात लंबी हो जाएगी। अपने आप को चेतन करना और ये जागृत, अब ये कोई किसी का कहना भी बेमानी होगी कि पूर्वी राजस्थान का समाज जागृत नहीं है। आप अपने उन हक और अधिकारों को इस एकता के बल पर, इस ताकतवर एकजुटता की ताकत पर छीनने के लिए तैयार हैं कि नहीं? एकजुट रहिएगा, हक और अधिकारों के लिए लड़िएगा। सिर्फ 10 मिनट का इसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन आपको दिखाएंगे। उसके बाद में एक ऐसे व्यक्तित्व को मैं बुलाना चाहूंगा जिन्होंने एक छोटा सा प्रयास किया और आज आप और हम यहां एकत्रित हैं। उसके अंदर वही वो छोटा प्रयास है जिसकी वजह से आप आज और हम यहां पे एकत्रित हैं। आप सब लोग उस नाम से उससे परिचित है। उन्होंने इस अवस्था के अंदर, इस युवा अवस्था में वो कर दिखाया है जो शायद आज की इस व्यवस्था में सामाजिक तौर पर काम करने वाले युवा साथी या युवा नेता अपने आप को जो कहते हैं वो भूल गए हों। तो एक टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगा कि वो एक जो 10 मिनट का प्रेजेंटेशन है वो आप चला दें। आपके ऊपर आपके स्वागत के लिए हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होने वाली है। लेकिन जब उद्देश्य स्पष्ट हो और संकल्प अडिग, ड्रोन को थोड़ा नीचे रखिएगा। इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। यही एक वर्ष समाज को नई दिशा देता है। एक मिनट इसको रोक दीजिए, 1 मिनट के लिए रोक दीजिए। बैठे रहें भैया, या ऐसे खड़े नहीं होंगे। एक बार आप बैठे रहें। जोरदार तालियों के साथ में इस क्षत्रिय एकता के नाम, इस राजपूत एकता के नाम, इस पूर्वी राजस्थान के नाम पर तालियों के साथ में, गड़गड़ाहट के साथ में आप अपना स्वयं का स्वागत करें। मां भगवती, मां जगदंबा के इस केसरिया, इस आशीर्वाद की वजह से आज ये परिवार एकजुट हुआ है और ये एकजुट हुआ परिवार अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ेगा। टेक्निकल टीम से निवेदन है, यूजीपीएफ की जो फिल्म है उसे चालू करें। बैठ जाएं, एक बार बैठ जाएं। स्पष्ट हो और संकल्प अडिग, तो यही एक वर्ष इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। यही एक वर्ष समाज को नई दिशा देता है और यही एक वर्ष भविष्य की नींव रखता है। यह कहानी है यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन की, एक ऐसी यात्रा जहां विचारों ने आकार लिया और सेवा ने स्थायी स्वरूप धारण किया। इतिहास गवाह बना 18 अक्टूबर 2024 का वो स्वर्णिम दिन जब राजस्थान के मरुभूमि में बसे जैसलमेर के सूर्यगढ़ से इस महायज्ञ की औपचारिक शुरुआत हुई। मंत्र था सेवा परमो धर्मः। मंच पर उपस्थित थे देश के प्रमुख बुद्धिजीवी, पद्मश्री विभूतियां और कॉरपोरेट जगत के दिग्गज। ये केवल एक कार्यक्रम नहीं था, ये एक शंखनाद था, एक स्पष्ट घोषणा कि अब सेवा केवल भावनाओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि होगी संगठित, पारदर्शी और परिणाम केंद्रित। इस विशाल यात्रा को दिशा मिली चेयरमैन मेघराज सिंह जी रॉयल के उस दृष्टिकोण से जो उन्हें कलयुग के कर्ण की संज्ञा देने के लिए पर्याप्त है। उनका अटल विश्वास कि सेवा का कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, सेवा का एक ही आधार है, मानवता। यही विचार यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन की रगों में दौड़ता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से लेकर फील्ड में काम करने वाली टीम तक हर व्यक्ति पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ जुटा है। आज यूजीपीएफ का कार्यालय सिर्फ एक प्रशासनिक केंद्र नहीं, ये उम्मीद का घर बन चुका है। यहाँ आने वाला हर जरूरतमंद सिर्फ सुना ही नहीं जाता, बल्कि पूरी संवेदनशीलता के साथ यह सुनिश्चित किया जाता है कि मदद कागजों से निकलकर जमीन पर हकीकत में उतरे। सेवा की इस इमारत की नींव है शिक्षा। पिछले वर्ष 24 जनवरी अजमेर की धरती पर नई शिक्षा नीति और सामाजिक परिवर्तन पर एक गंभीर और सार्थक संवाद हुआ। लेकिन यूजीपीएफ केवल संवाद तक सीमित नहीं रहा। आंकड़े खुद गवाही देते हैं कि शिक्षा एवं रोजगार, हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में हुनर प्रशिक्षण, खेल,
सामूहिक विवाह, गौशाला अनुदान के 507 मामलों में अब तक कुल 16 करोड़ रुपए की सहायता जारी की जा चुकी है। विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग, रहने की व्यवस्था और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। चेयरमैन मेघराज सिंह रॉयल कहते हैं, अच्छे कोचिंग सेंटर को अच्छे स्टूडेंट चाहिए और स्टूडेंट को अच्छी कोचिंग। फाउंडेशन बस वही सेतु बन रहा है। बच्चों को उनकी मनचाही कोचिंग में सीधा एडमिशन, उत्तम हॉस्टल सुविधा और नियमित निरीक्षण। टीमें गांव-गांव जाकर फीडबैक लेती हैं, क्योंकि यह सिर्फ सहायता नहीं, यह एक दीर्घकालिक जिम्मेदारी है। अपनी शुरुआत के महज 3 महीनों में ही फरवरी 2025 में ये लॉ भारत की सीमाओं से बाहर पहुंची। उज्जैन की पवित्र भूमि पर यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन का भव्य वैश्विक उद्घाटन हुआ। माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव की गरिमामय उपस्थिति और 22 देशों के प्रतिनिधियों की सहभागिता ने इस पहल को वैश्विक पहचान दिलाई। और फिर आया वो ऐतिहासिक क्षण जब यूजीपीएफ का परचम 7 समुंदर पार लहराया। 5 अप्रैल 2025 लंदन। ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन द्वारा आयोजित कॉल फॉर कॉन्शियस सम्मेलन ने विवेकशील नेतृत्व और मानवीय मूल्यों की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। फाउंडेशन का लक्ष्य स्पष्ट है, कथनी कम, करनी ज्यादा। 5 जून जयपुर के वैशाली नगर में वसुधा मेरी मां कार्यक्रम आयोजित हुआ, लेकिन उससे पहले ही किंग्स फाउंडेशन तथा कतर फाउंडेशन की सहभागिता वाले धुन प्रोजेक्ट के माध्यम से सैकड़ों एकड़ बंजर भूमि को हरित क्षेत्र में बदलकर यह सिद्ध कर दिया गया कि सोच केवल विचार नहीं होती, वह क्रियान्वयन भी होती है। सामाजिक समरसता को मजबूत करते हुए बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर दलित छात्रा किरण जागृत को आईएएस कोचिंग और पीजी के लिए 3 लाख रुपए की सहायता दी गई। दौसा के लालसोट में मनाई गई सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती, जिसमें जन जन ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और देश की राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में स्वतंत्रता के अमर प्रतीक महाराणा प्रताप की भव्य प्रतिमा का पुनर्स्थापन किया गया। सामाजिक सौहार्द की सबसे अनूठी मिसाल बनी पाली के सोजत में आयोजित 51 जोड़ों का सामूहिक विवाह। लेकिन ये आयोजन साधारण नहीं था। इन नव दंपतियों का बीकानेर में विंटेज कारों से शाही स्वागत हुआ और लक्ष्मी निवास पैलेस में भव्य रात्रि भोज आयोजित किया गया। ये आयोजन समानता, सम्मान और गरिमा का जीवंत प्रतीक बन गया। राष्ट्र के वीरों को नमन करते हुए 14 जुलाई जयपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह जी की जयंती मनाई गई। उनके अद्वितीय कृतित्व पर विस्तृत चर्चा हुई और उन्हें भारत रत्न देने का प्रस्ताव पारित किया गया। सेवा वहां भी पहुंची जहां शरीर साथ नहीं दे रहा था, लेकिन हौसले अड़िग थे। दृष्टिहीन गायक वीरू राणा को संगीत वाद्य यंत्र मिले, पैरा एथलीट दिनेश सिंह को आधुनिक प्रोस्थेटिक लेग्स, वेटलिफ्टर सोनू चौधरी को पूरी किट और ट्रेनिंग खर्च दिया गया तो उनकी खुशी देखते ही बनती थी। और धावक अशोक सिंह के अंतर्राष्ट्रीय सपनों को आर्थिक सहयोग के पंख मिले। 11 अक्टूबर 2025 स्थापना दिवस के अवसर पर सौर ऊर्जा और हॉस्पिटैलिटी के 2 राष्ट्रीय मॉडल तैयार कर नीति आयोग और माननीय प्रधानमंत्री को भेजे गए। और फिर नवंबर 2025 में राजस्थान जूनियर गर्ल्स फुटबॉल टीम को आंध्र प्रदेश भेजने का पूरा खर्च 4.25 लाख रुपए यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन ने वहन किया। लोकतंत्र का मतलब है राज में आम आदमी की भागीदारी। अगर लोकतंत्र कुछ ही लोगों तक सीमित रह जाए तो उसका असली मकसद अधूरा रह जाता है। जगह जगह आज यही होता नजर आ रहा है। सरकार, अदालत और विधायिका, लोकतंत्र के ये तीनों स्तंभ तभी मजबूत होंगे जब गरीब, वंचित और पिछड़े वर्गों के प्रतिभाशाली बच्चे यहां तक पहुंच पाएंगे। योग्यता सबसे बड़ी पहचान होनी चाहिए। जो सच में काबिल है उसे प्रशासन में आने का मौका मिलना चाहिए। इसी सोच के साथ फाउंडेशन का प्रयास है कि आने वाले 3 से 4 सालों में अलग अलग विभागों में ऐसे बच्चे अफसर बने जो व्यवस्था को बेहतर बना सकें और असमानता को समानता में बदल सकें, जातिवाद की खाई को पाट सकें। स्किल इंडिया के तहत भी फाउंडेशन लगातार काम कर रहा है। हमारे मुख्य सलाहकार डॉक्टर ललित के पवार साफ कहते हैं कि कौशल के बिना विकास संभव नहीं, स्किल के बिना इंडिया किल हो जाएगा। इसीलिए भारत में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन की ओर से युवाओं को स्किल सिखाई जा रही है। साथ ही ऑस्ट्रेलिया में भी फाउंडेशन का विस्तार हो रहा है ताकि यहाँ के कुशल युवाओं को वहां रोजगार के अवसर मिल सकें। मार्च 2026 में ऑस्ट्रेलिया चैप्टर की शुरुआत
इसी दिशा में एक अहम कदम है। बेरोजगारी कम करना, पर्यावरण की रक्षा करना और आर्थिक रूप से कमजोर और अनाथ बेटियों का सम्मान के साथ सामूहिक विवाह कराना, ये सभी पहल फाउंडेशन की प्राथमिकता हैं। आखिर सवाल यही है, अगर 33% महिला आरक्षण है तो उसका फायदा गरीब की बेटी को भी क्यों ना मिले? और जब प्रतिभा बराबर है तो साधनों की कमी रास्ता क्यों रोके? जब सेवा और संवेदनशीलता एक साथ चलती हैं, तो उसका असर सीमाओं से आगे जाता है। अक्टूबर 2025 में 120 देशों में कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनाइटेड कॉन्शियसनेस के यूनाइटेड काउंसिल फॉर एंशिएंट विजडम के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के चेयरमैन मेघराज सिंह रॉयल को एकात्म चेतना सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। दिसंबर 2025 में राजस्थान की वीर भूमि भीलवाड़ा के शाहपुरा स्थित देवखेड़ा गांव में आयोजित बलिदान दिवस समारोह में यूजीपीएफ को राष्ट्र सेवा, शिक्षा और सामाजिक उत्थान के लिए राष्ट्र चिंतक ठाकुर केशरी सिंह बारहट सम्मान से अलंकृत किया गया। और इसी सेवा परंपरा में धुन प्रोजेक्ट के संस्थापक मानवेंद्र सिंह शेखावत को एनडीटीवी इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2025 में क्लाइमेट इंपैक्ट ऑफ द ईयर का सम्मान मिला। पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक धरोहरों को किलों व महलों के सस्टेनेबल और अडेप्टिव रीयूज के माध्यम से नए जीवन का स्वरूप देने के लिए ये सम्मान व्यक्ति या संस्था का नहीं, एक दृष्टि, एक जिम्मेदारी और एक भविष्य का सम्मान है। एक ही वर्ष में इतने विविध, इतने गहरे और इतने प्रभावशाली कार्य यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन सिर्फ आयोजन नहीं करता, ये समाज के हर वर्ग को साथ लेकर विजन को व्यवस्था में बदलता है। मात्र 1 रुपया 1 दिन का, यानी साल भर के सिर्फ 365 रुपए देकर आप भी यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन की इस सेवा यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। क्योंकि फाउंडेशन का उद्देश्य सिर्फ भौतिक बदलाव लाना नहीं, बल्कि इंसान के मन को मजबूत करना भी है। इसी दिशा में हमारे प्रधान सलाहकार डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शिक्षक, मानसिक स्वास्थ्य पर आधारित 80 से अधिक कोर्सेज के माध्यम से दुनिया भर में फाउंडेशन के विचार और काम को पहचान दिला रहे हैं। ये सेवा केवल मदद नहीं, यह सहभागिता है, यह परिवर्तन है। ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। सेवा, समरसता और शांति की ये यात्रा अब भी जारी है और निरंतर आगे बढ़ती रहेगी। 1 वर्ष सुनने में यह समय बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब उद्देश्य। धन्यवाद। आपने यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन की एक छोटी सी फिल्म देखी जो बच्चों की शिक्षा और समाज के लिए निरंतर 1 साल से कार्य कर रही है, जिसके चेयरमैन आदरणीय मेघराज सिंह जी रॉयल साहब है, जो अब तक लगभग 600 से अधिक प्रतिभाओं को उन्होंने तराशा है और पढ़ाई में सहयोग किया है। तो पूरी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हमारे बीच पधारे हुए मेघराज सिंह जी रॉयल साहब, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ। क्योंकि हमारी संस्कृति में जो भी हमारे बीच वरिष्ठ और सम्मानित लोग आते हैं तो एक स्वागत सत्कार की परंपरा रही है। तो तालियों की गड़गड़ाहट के बीच जोरदार स्वागत करें आदरणीय मेघराज सिंह जी रॉयल साहब। जोरदार जयकारे लगाए। छात्र धर्म की राजपूत एकता। रास्ता खाली कर दें और अपने अपने स्थान पर विराजें, अपने अपने स्थान पर विराजें। इस समाज की जाजम पर सभी एक समान जिम्मेदारी और एक समान व्यवस्था के साथ ही विराजमान है। ये मंच की यही व्यवस्था है कि समाज की जाजम पर सभी एक समान है। तालियों के साथ में आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें। हमारे बीच आदरणीय मेघराज सिंह जी रॉयल साहब पधार रहे हैं, जो यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के चेयरमैन है, जिन्होंने डी के अंदर नहीं पधारे, डी के अंदर नहीं पधारे हैं। विशेष तौर पर ध्यान रखें। कहां
हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत पधार रहे हैं जिनको लक्ष्मी पुत्र और उत्तरी भारत के सबसे बड़े दानवीर के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने हमेशा जाति नहीं जरूरत देखकर हर जरूरतमंद की समाज सेवा की है। हमेशा जरूरत के हिसाब से लोगों की सेवा बढ़ चढ़ कर की है, जिन्होंने जोरदार तालियों के साथ स्वागत और सम्मान करें। अन्य लोगों से निवेदन है कृपया वो पीछे मंच पर ना जो चढ़े, कुर्सियां वहीं पे विराजे। आपसे विनम्र निवेदन रहेगा, कृपया बाकी के लोग अपने अपनी जगह पर विराजे। आपके द्वारा यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन के माध्यम से अब तक एक साल के अंदर लगभग 600 से अधिक प्रतिभावान बच्चों की आईएएस आरएस के माध्यम से कोचिंग और उनके रहने के लिए पीजी की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा असंख्य जरूरतमंद बच्चियों की सामूहिक रूप से आपके 5 स्टार हेरिटेज होटल लक्ष्मी विलास पैलेस बीकानेर में आपके द्वारा सामूहिक विवाह के माध्यम से शादियां करवाई जाती है। आप है जो माताजी के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित करके विराजाएं पीछे आपके बीच में ही बैठने आ रहे हैं। वहीं पे जो सबके बैठने की व्यवस्था है उसी व्यवस्था में बैठने के लिए विराज रहे हैं सब। अब विराजो यार, सब लोग आप क्यों खड़े हो यार? अव्यवस्था का हिस्सा मत बनो। सब आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है। मेघराज सिंह जी के साथ आदरणीय पूर्व आप बैठ जाइए। आईपीएस राजेंद्र सिंह जी साहब भी पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार। बैठ जाइए। आप सबसे निवेदन है कृपया अपने स्थान पर विराजे, अव्यवस्था ना फैलाए, क्योंकि ये आपका हम सबका सामूहिक कार्यक्रम है। व्यवस्थित कार्यक्रम के लिए सब अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। एक बार व्यवस्थित हो जाए, पुनः कार्यक्रम को एक बार व्यवस्थित हो जाए। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सबसे, इधर है, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अव्यवस्था नहीं, विराज जाए सब। जो यहां पे पंडाल में खड़ा है वो कार्यक्रम में अव्यवस्था फैला रहा है, बैठ जाइए। हाथ जोड़ के निवेदन है। अब मैं आपके बीच एक उस आवाज को निमंत्रण देना चाह रहा हूं, एक उस युवा को आपके बीच में बुलाने के लिए प्रयास कर रहा हूं, जो इस सोशल मीडिया की इस व्यवस्था में सिर्फ फोनों के लाइव से चेतावनियां, सरकार को चेतावनियां और फैसले लाने में विश्वास नहीं करता। एक वो युवा जिसके एक प्रयास ने इस पूर्वी राजस्थान के 10 जिलों के 39 विधानसभाओं के इस क्षत्रियों को इस खेड़दी के अंदर आमंत्रित करके और पूरे देश को आपकी एकता को बता दिया। क्या आप जानते हैं उन युवा का नाम? आप में से अगर कोई परिचित है, वो युवा जो आपके यहां पे एक पीले चावल घर घर देने में आया, जो पिछले 45 दिनों के अंदर अपनी पूरे साथियों के साथ में इस पूर्वी राजस्थान का एक वो घर नहीं छोड़ा, एक वो गांव ढाणी नहीं छोड़ी जहां पे राजपूत के 5 घर हो। उन व्यवस्थाओं को, उन राजनीतिक विचारों को और उन सामाजिक व्यवस्थाओं को नकार दिया, जुटला दिया, जो ये कहता था कि पूर्वी राजस्थान के इस दौसा के आगे क्षत्रियों की संख्या सिर्फ गिनी चुनी है। उन व्यवस्थाओं को नकार दिया जो ये कहते हैं कि राजनीतिक तौर पर पूर्वी राजस्थान का क्षत्रिय परिणामों को प्रभावित नहीं कर सकता। गलतफहमी लोगों की दूर हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आज के इस
केसरिया में शानदार महासमागम के छोटे से ध्वजवाहक शक्ति सिंह बांदीकुई तालियों के साथ में उस युवा का स्वागत करें जिसने धरातल पर काम किया हो, जिसने इस व्यवस्थाओं को, इस राजपूत समाज की, इस क्षत्रिय समाज की इस व्यवस्था के अंदर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने का जो प्रयास किया आप सब लोगों के साथ में मिलकर। यह सामाजिक एकता मंच जो आप ये नाम देख रहे हैं, ये ना कोई संगठन है, ना किसी विचारों से एक तरफा प्रभावित है। ये इस समाज का ऐसी एक व्यवस्था है, एक विचार है जो जोड़ने का काम करती है, तोड़ने का नहीं करती। ये वो व्यवस्था है जो क्षत्रिय समाज के उस क्षत्रित्व को जीवित करती है जिसमें अन्य जातियों को, अन्य उन 36 कौम को गले लगाकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। उसका नाम है सामाजिक एकता मंच। समाज के उस वर्ग को साथ लेके चलने की जो संकल्प लेके आगे बढ़ रहा है, उस व्यवस्था का नाम है सामाजिक एकता मंच। तालियों के साथ में आप एक बार स्वागत करें, अभिनंदन करें। नीचे बिराज जाए। कोई ने घर जावा की जल्दी तो कोनी। इस क्षत्रिय महासमागम का आनंद आ रहा या नहीं आ रहा? क्या हम बार बार पुनः ऐसे एकत्रित होते रहेंगे कि नहीं होते रहेंगे? बोलिए जगदम्बे भवानी की। दोनों हाथ ऊंचे करके जोरदार जयकारा कर दी। क्षत्र धर्म की, क्षत्रिय धर्म की, राजपूत एकता, राजपूत एकता। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे पूर्वी राजस्थान के हमारे देवताओं का। दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर जोरदार जयकारा। बोलिए रणथंबोर गणेश जी महाराज की, बोलिए कैला मैया की, श्री राधा मदन मोहन जी महाराज की, डिग्गी कल्याण जी महाराज की, मेहंदीपुर बालाजी महाराज की, रुदावल हनुमान जी महाराज की, भरतरी जी महाराज की, दौसा के राजा सूरजमल जी भोमिया जी महाराज की, पांडुपोल हनुमान जी महाराज की, बोल गिरिराज प्यारे की, चौथ माता की, काले पहाड़ वाली मैया की, राजौरगढ़ आशावरी माता की, और यहां मौजूद सभी संत सती सूरमा जुझार भोमिया पित्तर जी महाराज की जय। क्षात्र धर्म बोल जमवाय माता की। बोले धौलागढ़ माता की, धौलकुंड मचकुंड की जय हो इस क्षत्रिय समाज की। क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं, हम ऑलरेडी खूब ज़्यादा लेट हैं। 10 साढ़े 10 बजे के आसपास से आप यहाँ पधारे हुए हैं। इस ऐतिहासिक पूर्वी राजस्थान क्षत्रिय महासमागम में हमारे बीच में पधारे
उत्तरी भारत के सबसे बड़े दानवीर आदरणीय मेघराज सिंह साहब, उनके साथ में पधारे करौली के भूतपूर्व कलेक्टर, डिविजनल कमिश्नर आदरणीय राजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, ब्रिगेडियर जितेंद्र सिंह जी साहब सहित यहाँ विराजमान, चूंकि सभी महंगे मेहमान हमारे बीच में यहाँ पधारे हुए हैं, यहाँ विराजमान सभी मातृशक्ति, सभी सरदारों, मैं आप सभी को बहुत आदर के साथ, भाव के साथ जय श्री रघुनाथ जी की अर्ज करता हूँ। आओ मिलकर इस पूर्वी राजस्थान की मिट्टी को नमन करें। आओ मिलकर इस राठ, नरूखंड, डांग, ब्रज, पवार पाटी और राजावाटी को नमन करें। जो कभी नहीं हुआ वो इस पूर्वी राजस्थान ने कर दिखाया। ये वही पूर्वी राजस्थान है। आंख खोलकर देख लिया जाए और कान खोलकर सिंगों की दहाड़ को सुन लिया जाए, जिसके बारे में कभी ये कहा जाता था कि यहाँ क्षत्रियों की संख्या नहीं है। ये वही पूर्वी राजस्थान है जिसके लिए ये कहा गया कि इन जिलों का क्षत्रिय समाज कभी एकजुट नहीं हो सकता। ये वही पूर्वी राजस्थान है जिसके लिए ये कहा गया कि यहाँ का क्षत्रिय कब अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा। जब हम शुरू हुए तो कहा गया कि सैकड़ों की संख्या है। जब हम एकत्रित हुए तो कहा गया सैकड़ों की संख्या है। लेकिन यह भाव भरा समाज जो आज यहां अपने खुद के साधनों से घर की रोटी खा के और जन सैलाब के रूप में जो आज यहां इकट्ठा हुआ है, ये हमारी एकता, हमारी एकजुटता। आज यही पूर्वी राजस्थान अपने हक के लिए, अधिकार के लिए खड़ा हुआ है। मैं बताना चाहूंगा, हमारे बीच में हमारे मेहमान हैं दानवीर आदरणीय मेघराज सिंह साहब, बड़े बिजनेस टाइकून, जो अब एक व्यक्ति से बढ़कर एक उम्मीद हो गए हैं, जिनकी और सिर्फ क्षत्रिय ही नहीं बल्कि हर समाज, धर्म, संप्रदाय और का बच्चा भी बड़ी आशा भरी निगाहों से जिनकी तरफ देखता है। हजारों ऐसी प्रतिभाएं हैं इस राज्य में जो काबिलियत रखते हैं परंतु सक्षम नहीं है। यही वो एक व्यक्ति है जिनकी अंगुली पकड़ रखी है उन सब ने। जहां नफरतों के जहर वर्तमान समय में घुलते जा रहे हैं, उस दौर में यही वो एक केंद्र है जो तोड़ने की नहीं बल्कि जोड़ने की बात करते हैं। जब हम पिछले 45 दिनों में आप सबके बीच में आए तो एक बात कही, शिक्षा और रोजगार की क्रांति की, कही या नहीं कही? कही। उस शिक्षा और रोजगार की क्रांति का नाम है आपके द्वारा बनाया हुआ यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन। मेघराज सिंह साहब ने पिछले एक साल में 500 बच्चों की मदद की, और जैसा कि अभी फिल्म में भी दिखाया था आपके आने से पहले, कुछ देर पहले, अनुपात में पूर्वी राजस्थान में भले ही वो संख्या कम रही हो, आदरणीय मेघराज सिंह साहब आप अगर अनुमति दें तो आपके बिहाफ पे एक घोषणा पूर्वी राजस्थान के हमारे क्षत्रियों को और सर्व समाज को विश्वास दिला दूं कि आने वाले समय में यदि अगर कोई भी बच्चा जिसके 90% से अधिक नंबर आए और पिता सक्षम नहीं हो, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो और वो RSIS ट्राई करना चाहे तो मेघराज सिंह जी के और फाउंडेशन के द्वार खुले हुए हैं। आइए और बच्चों को RSIS बनाइए। एक पिछले इस कार्यक्रम के लिए जब सैकड़ों गांवों में पीले चावल बांटने का निमंत्रण मिला, निमंत्रण देने के लिए गए, तब माला और साफा से सब जगह मनाही की, कहीं माला साफा नहीं पहना। उसका एक कारण तो यह है कि माला और साफा में जो 300-400 रुपए का खर्च आता है वो बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर फाउंडेशन में देते हैं तो न सिर्फ एक आप वार्षिक सदस्य बनते हैं फाउंडेशन के, बल्कि आपके द्वारा दी गई पाई आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा और रोजगार की क्रांति रूपी अग्नि में एक आहुति के रूप में पुण्य पवित्र काम आएगी। अब बात करते हैं, चूंकि समय की अपनी सीमाएं हैं, आप 10-10:30 बजे से यहां विराजे हुए 5 घंटे आपको हो चुके। अब बात करते हैं, संक्षिप्त में अपनी बात करूंगा इस हमारे माथे के मुकुट इस पूर्वी राजस्थान की, जो शौर्य की, त्याग की, पराक्रम की और बलिदान की अपार गाथाओं से भरा हुआ है। अगर गिनाने लगूं तो पूरा दिन कम पड़ जाए। बात करूं इस पूर्वी राजस्थान के शुरुआती क्षेत्र तुंगा की, जहां जयपुर और जोधपुर की सेना ने संयुक्त रूप से मिलकर मुगलों, पेशवाओं और फ्रांसीसियों के दंभ को तोड़ा। 1 लाख की विरोधी सेना के सामने चंद हजारों ने मिलकर वो धूल चटाई कि उसके बाद से दिल्ली के शासक शाह आलम की आंखें नौच ली।
तुंगा में, और उसके बाद से कुछ ही समय के बाद में दिल्ली से उनकी सल्तनत उखड़ गई, उसके ऊपर अंग्रेजों का शासन हो गया। यही हमारी पूर्वी राजस्थान की धरती है जिसने दिल्ली की सल्तनत उखाड़ी। और बात करते हैं हमारे गौरवशाली इतिहास की। साजिश पूर्वक ये लिखा गया कि क्षत्रिय राजा कभी एकजुट होकर नहीं लड़े, लेकिन पूरी हिंदुस्तान में ये आपकी पूर्वी राजस्थान की धरती है जहां की राजपूताने के तमाम राजाओं ने, 120 राजाओं ने इस पूर्वी राजस्थान में भरतपुर के बयाना के उस खानवा में महाराणा सांगा के नेतृत्व में 120 राजाओं ने एक साथ इकट्ठे होकर तोपों का मुकाबला तलवारों से किया। मेरे सामने बैठे हुए पूर्वी राजस्थान के शूरवीरों, वीर योद्धाओं, आपको बताना चाहूंगा कि आपके सबके पुरखे, चाहे वो परमार हो, तोमर हो, सिकरवार हो, भदौरिया हो, सेंगर, चौहान, जादौन, कछुआहे, राठौड़, बड़गुजर, सिसोदिया, भाटी, परिहार सहित तमाम सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं ने मिलकर अपना सर्वस्व न्यौछावर किया इस पूर्वी राजस्थान की धरती पर। कभी जाना हो तो प्रणाम करने के लिए खानवा की धरती में भी जाना और अपने बच्चों को साथ लेकर जाना जहां आपके सबके पूर्वजों का रक्त बहा है। यही वो पूर्वी राजस्थान की धरती है जहां खिलजियों की सेना को हरा देने के बावजूद भी, राज्य जीत लेने के बावजूद भी राजा हमीरदेव चौहान ने वो हठ धारण किया जिसकी वजह से कवियों को लिखना पड़ा, सिंह गमन सतपुरुष वचन कदलन फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। वो हमीरदेव चौहान, यही वो पूर्वी राजस्थान की बलिदानी भूमि है। मातृशक्तियां खूब अधिक संख्या में हमें आशीर्वाद देने के लिए पधारी है। निवेदन करना चाहूंगा कि जहां यही वो पूर्वी राजस्थान की धरती है जहां हिंदुस्तान का पहला जल जौहर हुआ, हिंदुस्तान का पहला जौहर हुआ, और हमारी माताओं ने अपने वंश की लाज बचाने के लिए महारानी रंग कुंवरी के नेतृत्व में रणथंबोर में हिंदुस्तान का प्रथम जौहर किया। और लिखा भी गया, जिनके कुल की कुल ललनाएं कुल का मान बढ़ाती, अपने कुल की लाज बचाने लपटों में जल जाती, यश अपयश समझाती, वो कौम न मिटने पाएगी, ठोकर लगने पर हर बार उठती जाएगी। बिल्कुल, ये सुन ले राजनीति के गलियारों में बैठे हुए सभी पार्टियों के धुरंधर, ये कौम कभी नहीं मिट पाएगी। इस पूर्वी राजस्थान की बात करें तो पूर्व में भी कहा 10 जिले, 39 विधानसभा, और राजपूत के लिए कोई जगह नहीं, और हर बार ये कह दिया जाता है कि राजपूत हैं ही कितने से। तो बताना चाहूंगा 20 से ज्यादा ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां राजपूत 15,000 से लेकर 57,000 तक है। लेकिन हमारी स्थिति हम बल भूल हो रखे हैं। और सीटें कौन कौन सी, गिनना शुरू करो, नाम बताता हूं। धौलपुर, राजाखेड़ा, बाड़ी, बसैड़ी, बयाना, सपोटरा, टोडा भीम, करौली, लालसोट, महुआ, मालपुरा, बामनवास, मुंडावर, रामगढ़, राजगढ़ लक्ष्मणगढ़, बहरोड, बांसुर, थानागाजी और आपका ये कठूमर। यदि अगर कठूमर भी कभी अनरिजर्व होता तो हो सकता था आपका कोई बेटा यहां से चुनकर विधानसभा में पहुंच गया होता। ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं आपके यहां, इसके बावजूद सांसद एक भी नहीं। और 39 विधानसभाओं में मात्र 1 या 2 टिकट दिए जाते हैं, वो भी पार्टियों की मेहरबानी से नहीं, लड़ने वालों की खुद की भुजाओं के भरोसे। धौलपुर को छोड़ दें तो जिला प्रमुख नहीं, धौलपुर को छोड़ दें तो पूरे पूर्वी राजस्थान में मात्र 2 प्रधान। और लेकिन इस बार इस पूर्वी राजस्थान का मतदाता, ये मतदाता आप सब सत्ता में बैठने की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा। उसी का प्रयास है यह पूर्वी राजस्थान क्षत्रिय समागम। मेरी आंखें कम पड़ रही है, जहां तक दिखाई दे रहा है केसरिया आभा ही केसरिया आभा हो रहा है। बताना चाहूंगा, मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसुओं को भी हथियार बनाने वाले, हमें नजरअंदाज करने की कोशिश ना करे सियासतदां, क्योंकि हम ही हैं इस राज्य की सरकार बनाने वाले। आपको तैयार होना होगा और एकजुटता का यह संकल्प घर घर तक पहुंचाना है और दिखा देना है व्यवस्थाओं को कि पूर्वी राजस्थान के क्षत्रिय को नजरअंदाज करना उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। एकता की इस ताकत को मुट्ठियों में बंद रखना और आगामी पंचायत राज के चुनाव में, आगामी चुनाव में जब भी चुनाव हो तो बड़ी मजबूती के साथ, जब भी कोई आवाज दे, कोई आह्वान दे, तो मजबूती के साथ में उठ खड़ा होना है और हम सब मिलकर लड़ेंगे। बोलिए, लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे?
एक नेतृत्व के रूप में लड़ेंगे, एक मजबूत आवाज के रूप में लड़ेंगे। ऐसा कहते हैं कि जिस घर का मुखिया नहीं होता वो घर नहीं चलता। मुखिया खुद को चुनना होगा आपको अपना, वो कोई भी ऐसा बुजुर्ग व्यक्ति जो मुखिया चुनना होगा। और लोकतंत्र में एक बात समझने के योग्य है, सबसे ज्यादा समझने के योग्य हम क्षत्रियों को, जो हमारे पुरखों ने विरासत में हमें बताया। हमारे पुरखे क्या राजपूतों के लिए लड़े थे? बताइए, किसके लिए लड़े? इस धरती के लिए, असहायों के लिए, इस भूमि के लिए, वंचितों के लिए, पीड़ितों के लिए। तो क्या लोकतंत्र में सिर्फ राजपूतों की ताकत से आप सत्ता में भागीदार बन सकते हैं? जवाब है नहीं। एक सच्चे क्षत्रिय को यह सीखना नहीं है, बल्कि याद रखना है कि हमारे पुरखों से प्रेरणा लेते हुए जातियों को तोड़ना नहीं है, बल्कि जोड़ के रखना है। वो जातियां जो जन्म में, मरण में, परण में स्वाभाविक रूप से सदियों सदियों से हमारे साथ थी, उनसे बॉन्डिंग मजबूत करते हुए पूर्वजों की महान परंपरा को आगे बढ़ाना है। क्या कभी हमने सोचा है कि महज कुछ सालों में हमारी सहभागी जातियां हमसे दूर होती जा रही हैं, या यूं कहूं कि दूर करवाया जा रहा है? हमारे महापुरुषों पर अतिक्रमण के नाम से एक एक करके जातियों को दूर करवाया जा रहा है। थोड़ा रुको, सोचो और समझो। इस लोकतंत्र में क्षत्रियों को सबको साथ लेकर चलना है, और कमजोर करने की जो कोशिशें की जा रही हैं, उन साजिशकर्ताओं को ढूंढने की जरूरत है, ना कि जातियों से टकराने की। दुनिया का सबसे सुंदर यदि अगर टाइगर कहीं है तो बाघ है, और वो बाघ कहां है? रणथंभौर में, सरिस्का में, आपके इसी पूर्वी राजस्थान की धरती पर। उन सिंगों की दहाड़ लिए हुए ये शेर आज ये मंडी में जो जन सैलाब, बड़ी मजबूती के साथ में भाव भरा समाज जो एकजुट हुआ है, आपको सिर्फ आपकी आंतरिक ताकत को पहचानना है। जिस दिन आप अपनी ताकतवर होकर अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ना सीख जाओगे, उस दिन सदियों सदियों से जो जातियां हमारे साथ में मजबूती से जुड़ी हुई थी, जन्म में, मरण में, परण में, मेरा वादा है वो जातियां पुनः आपके साथ में आके खड़ी हो जाएंगी। जो आज भी आशा भरी निगाहों से देखते हैं, इन्हीं अधिकारों के तहत तो एक और बात करना चाहेंगे, क्योंकि पिछले 1.5 महीने में जहां भी गए, कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जहां हर एक गांव में, अधिकतर हर एक गांव में, लगभग हर गांव से एक आवाज उठी, युवाओं की आवाज उठी, जो आपकी सबकी आवाज थी। मुझे पता है कि जब मन से बातें कही जा रही थी और एक शब्द आया तो सबसे ज्यादा तालियां बजी, वो था ईडब्ल्यूएस वर्ग। आर्थिक रूप से पिछड़ा वो गरीब सवर्ण, बता दिया गया कि क्या है ईडब्ल्यूएस। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के तहत रिजर्वेशन मिला, जिसमें अकेला राजपूत नहीं है। 671 जातियां हैं हिंदुस्तान में, क्या आपकी जानकारी में है? और राजस्थान में राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, सिंधी, पंजाबी, कायस्थ, शेख, सैयद, पठान, राजपुरोहित, बिश्नोई, और यहां भरतपुर धौलपुर का तो जाट भी। साउथ में वेल्लार, रेड्डी, राजू, महाराष्ट्र का मराठा, गुजरात का पाटीदार, बिहार का भूमिहार। और जब सिफारिश भेजी गई 2003 में, एक लंबी लड़ाई लड़ी आदरणीय लोकेंद्र सिंह जी कालवी साहब ने और देवी सिंह जी ने, तो तब 14% की सिफारिश भेजी, लेकिन मिला कितना? सिर्फ 10%। हम ये आवाज भी उठाते हैं, जो कि आप सबकी आवाज थी पिछले 1.5 महीने से, कि इस आरक्षण ईडब्ल्यूएस व्यवस्था को 10% से बढ़ाकर 20% किया जाए। किया जाए या नहीं किया जाए? दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में जहां वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार मिला हुआ है, तो उन गरीब सवर्णों को भी चुनाव लड़ने के अधिकार के तहत पंचायत राज और शहरी निकाय चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था हो। ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आरक्षण लागू किया जाए या नहीं पंचायत राज चुनाव में? इसी राजस्थान की तपोभूमि पर, पाकिस्तान बॉर्डर पर, तपती रेत में हमारे सेना के जवानों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाला वो राजपूत, लड़ने वाला वो हर एक सैनिक, लड़ने वाला हर एक वो योद्धा, नौकरियों में आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए केंद्र में?
केंद्र का भी हम बात करते हैं कि सरलीकरण होना चाहिए। उसके लिए आप जब आवाज दोगे, हम तो सामाजिक एकता मंच के ध्वजवाहक हैं, आपके बीच में खड़े मिलेंगे। केंद्र के सरलीकरण राजस्थान मॉडल की तर्ज पर उसी तरीके से लागू होना चाहिए जो राजस्थान में है। 8 लाख रुपए से कम आय वाला ईडब्ल्यूएस का पात्र हो। इसी तरह और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो हमारे भविष्य को सुधारने की यदि अगर हम बात करें तो एक और बात अपने जाबाज साथियों से कहना चाहूंगा कि पुरखों के खून से लिखे हुए इतिहास को शाही से मिटाने नहीं दिया जाएगा। ऐसे अनेक प्रयास होते रहे हैं, समय समय पर होते रहे हैं, लेकिन अभी एनसीईआरटी की किताबों में पूरे के पूरे राजपूताना को पेशवाई रंग में रंग दिया गया। देखा आप सभी ने एनसीईआरटी की किताबों में, और वो पेशवा जो कभी तुंगा से आगे नहीं बढ़ पाए। आपकी जनरल नॉलेज अपडेट कर दूं, एक जानकारी बता दूं, कुछ एक लोगों को तो जानकारी होगी कि तुंगा में भयंकर युद्ध हुआ। 1 लाख की सेना के सामने जयपुर और जोधपुर की सेना सहित नागा साधुओं की सेना 25,000 ने 1 लाख का मुकाबला किया तोपों के मुकाबले तलवारों से, और पेशवाई सेना को, दिल्ली की मुगलिया सेना को और फ्रांसीसी सेना को तुंगा नामक स्थान पर खदेड़ कर भगा दिया, जिसके बाद से दिल्ली की चूलें हिल गई। जैसा पूर्व में बताया, मुगलिया सल्तनत हिल गई, और उसी तुंगा की विजय के उपलक्ष्य में जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने विश्व प्रसिद्ध हवा महल बनवाया, जो आप सभी देखने के लिए जाते हैं। कितने लोगों को यह जानकारी है? और क्या बात करें इतिहास की, ऐसे इतिहास पुरुष हमारे यहां भी, आप सभी इतिहास पुरुषों के वंशज आदरणीय मेघराज सिंह साहब बैठे हुए हैं। फिर आपके ऊपर बताना चाहूंगा, आज बात करें विश्व के सामने यदि अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है तो उसका नाम है जलवायु परिवर्तन। मौसम खराब हो गया फरवरी के समय में, आपका हेलीकॉप्टर टाइम पे लैंड नहीं कर पाया विजिबिलिटी के कारण। इस जलवायु परिवर्तन की समस्या से पूरा विश्व जूझ रहा है। ऐसे दौर में प्रकृति संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जो आपने कार्य करके दिखाया, चूंकि फिल्म के माध्यम से आप सब कुछ देख चुके हैं कि एक बंजर जमीन जहां हवा में नमक घुलता था, वहां बंजर जमीन के ऊपर जहां इंसान नहीं जाते थे, पशु पक्षी नहीं जाते थे, वहां पर 3.5 लाख पौधे लगाए, और वो 3.5 लाख पौधे अब जंगल बन चुके हैं। और वहां पर जहां इंसान पशु पक्षी नहीं जाते थे, अब 150 तरह के पक्षी कलरव करते हैं। और जयपुर शहर की आबादी है 50 लाख। इस 50 लाख के जयपुर को यदि अगर पीने का पानी बीसलपुर का बंद हो जाए तो 2 दिन तक अकेले मेघराज सिंह जी का वो प्रोजेक्ट पूरे जयपुर शहर को पानी पिला सकता है। और इसीलिए आपको जानकर गर्व से सीना चौड़ा होगा कि ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स, ब्रिटेन जो कि हिंदुस्तान के ऊपर उपनिवेशवाद शासन करके गए, उसके बाद ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स ने अपना पार्टनर पूरे हिंदुस्तान में यदि किन्हीं को चुना है तो वो शख्सियत हमारे बीच में यहां मौजूद है। चूंकि समय की फिर अपनी खूब सारी सीमाएं हैं, संक्षिप्त में फिर अपनी बात कहूंगा कि जब जयपुर में 6 महीने पहले हम युवा साथी शुरू हुए पूर्वी राजस्थान को एकजुट करने के लिए, ये कारवां बढ़ता गया, जुड़ता गया। विशाल स्वरूप जिन भाइयों की मेहनत की वजह से यहां नजर आ रहा है, मुझे याद हैं ऐसे चेहरे। बोलते हुए थोड़ा सा भावुक हो सकता हूं, क्योंकि उनके नाम यदि अगर मैं गिनाने लगूं तो सुबह से शाम हो जाए। ऐसे सैकड़ों साथी जिन्होंने बिना कुछ चाहे, बिना कुछ मांगे अपने घर का साधन, अपने घर का वाहन, घर की रोटी खाकर, आज जब ये बड़ा जन सैलाब एकत्रित हुआ तो सब ने अपने आप को इस जन सैलाब के रूप में समाहित कर लिया। ना कोई भी ना मंच के नजदीक आया, ना पास आया, ना उन्हें पद की चाह, ना कद की चाह, ना मद की चाह, ना नाम की चाह। यदि अगर चाह है तो सिर्फ एक यह है कि हमारा यह पूर्वी राजस्थान मजबूती के साथ में उठ खड़ा हो। पिछले 1.5 महीने से ऐसे अनेकानेक लोग हैं जिनकी उम्र किन्हीं की 70 वर्ष, 75 वर्ष, 80 वर्ष, कोई 20-20 साल के युवा 1.5 महीने तक इस भीषण ठंड में, कड़ाके की ठंड में घूमते रहे। सहित आप सभी
जिस मजबूती के साथ में आप यहां पधारे, मुझे पूरा भरोसा है आने वाले समय में सामाजिक एकता मंच जो एक संगठन नहीं है, जैसा पूर्व में सब कुछ बताया जा चुका है, एक विचारधारा है। भविष्य में हम सब समान जिम्मेदारी के साथ में, मजबूती के साथ में एकजुट रहने का प्रयास करेंगे या नहीं करेंगे? तो एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलिए जगदम्बे भवानी की। इस पूर्वी राजस्थान के वृहद समाज का एक अदना सा अंग होने के नाते जब कभी आपके हक की, आपके अधिकारों की लड़ाई में याद करोगे तो पूरी ईमानदारी के साथ में, पूरी क्षमता के साथ में आपके बीच में हाजिर रहने का प्रयास करेंगे। हम सब मिलकर पूर्वी राजस्थान की ताकत को बढ़ाने का, व्यवस्थाओं से के सामने डटने का एकजुटता से, मजबूती से प्रयास करेंगे। अंत में एक बात और कहूँगा, जब हम शुरू हुए थे, हमारे बीच में अतिथि पधारे हैं, आपको मुखातिब करते हुए बताना चाहूँगा, जब हम शुरू हुए थे तो 99.99% सकारात्मक व्यक्तियों से मिलना हुआ, सबसे। लेकिन 0.1% लोगों ने उस पर इतना विश्वास नहीं जताया। तो ये बताना चाहूंगा कि उन 0.1% भाइयों का भी दिल जीतने के लिए हम पूरी जी जान लगा देंगे। अंत में अपनी बात समाप्त करते हुए एक बात और कहूंगा, जब शुरू हुए तो कहीं से ये भी खूब सुनने को मिला कि एक क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने का प्रयास है। तो स्पष्ट कर दूं कि एक क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने का प्रयास नहीं है, बल्कि राजस्थान की हर एक लड़ाई में पूर्वी राजस्थान के क्षत्रियों की ताकत को समाहित करने का प्रयास है। जब मारवाड़ के, मेवाड़ के, ढूंढाड़ के, हाड़ौती के, शेखावाटी का क्षत्रिय अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे तो पूर्वी राजस्थान का एक क्षत्रिय सबसे अग्रिम पंक्ति में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। खड़े रहेंगे या नहीं? एक बार फिर, चूंकि समय की बहुत सीमाएं हैं, अधिक बोल गया मैं, पुनः एक बार यही कहते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। मेरी कुलदेवी माँ, जमवाय माँ, मेरी इष्ट देवी बाला सती जी को प्रणाम करते हुए जय रघुनाथ जी की। हेलो जी। सिवाही जातड़ी लड़सी झाड़ो झाड़, लड़े पड़े पड़ पड़ लड़े पटके अंत पछाड़। तो क्षत्रिय समाज की यह शुरू से ही डीएनए में रहा है कि वो चाहे पहले पूर्व में आक्रमणकारियों से लगातार लड़ना हुआ हो, या अब हमारे इतिहास और हमारी संस्कृति पर दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ हमें निरंतर लड़ना होगा और एकजुटता दिखानी होगी। एक वो युवा जिसके मन में इस समाज को लेकर टीस थी, जिस युवा ने प्रयास किया अपने जैसे उन लोगों को ढूंढने की जो चाहते हैं कि समाज एक जाजम पर बैठे, जिसने ये प्रयास किया कि समाज में फैली इस नकारात्मकता को, आपस की खींचतान को, आपस के मनमुटावों को खत्म करने का प्रयास करें, ऐसे उन लोगों को ढूंढा। 1 से 2, 2 से 5 और आज ये हजारों की संख्या के अंदर उपस्थित हमारा क्षत्रिय समाज। एक बार आप अपने खुद के लिए एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे और तालियों के साथ में बोलिए जगदम्बे भवानी की। एक तो ताली आपके लिए खुद के लिए बनती है, तो ज्यादा नहीं, 20 सेकंड के लिए जोर से दोनों हाथ उठा के शानदार जगदम्बे भवानी की, क्षत्र धर्म की, राजपूत एकता। अब आगे के विषय पे हमारे बीच में पधारे हैं श्री मेघराज सिंह जी, उनको हम थोड़ी देर में सुनेंगे। आपके पूर्वी राजस्थान में जिन गांवों में गए और जब यूजीपीएफ की जब चर्चा करी, गांव में जाके इस बारे में बताया कि 90% से ज़्यादा अंक वाले उस होनहार बालक को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है और उनके परिजनों के द्वारा शिक्षा में सहायता नहीं की जा सकती, तो उस हर एक व्यक्ति को इस पूरे कंसेप्ट के बारे में, उस पूरी यूजीपीएफ की योजना के बारे में 80% से अधिक लोगों को पूर्व से जानकारी थी। आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा के तौर पर आपको ये मैं बता देना चाहूंगा कि मेघराज सिंह जी के
उद्बोधन के बाद में आप में से एक भी व्यक्ति अपनी जगह से नहीं उठेगा। बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? सबसे पहले ये भगवती मां जगदंबा, जिनको हमारे केसरिया साफा पहने हमारे जो युवा हैं, वो सबसे पहले आगे, और ये जो प्रज्वलित ज्योत है उसको लेके सीधा आगे अंतिम छोर में जाएंगे। और वहां पे मां भगवती का एक रथ है, उस रथ में मां भगवती को विराजमान करेंगे, और उसके बीच में, उसके बाद पीछे वाली पंक्ति सबसे पहले खड़ी होगी, और उस रथ के साथ, उसको रथ को आगे एक कदम भी याद रखे भगवती के रथ से अपना आगे नहीं जाए, और उस रथ के पीछे पीछे बहुत अनुशासन से एक साथ भगदड़ के तौर पर हम यहां से खड़े ना हों। और यहां से ना आपको इस गेट से इधर जाना है, ना इस गेट से उधर जाना है। कोई जाना चाह रहा हो तो वो पहले चले जाएं, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। किसी की इस 1 किलोमीटर की जो हमारी एकता की जो एक यात्रा है छोटी सी, क्योंकि उधर ही हमारे साधन है, वहीं से हम आगे जाना है हमें, और वहीं से हमारे अतिथि महोदय का हेलीकॉप्टर भी है, तो वहाँ भी हम भी उनको सम्मान के साथ में यहाँ से इस कार्यक्रम में पधारने के लिए धन्यवाद भी ज्ञापित करेंगे। तो अगर जो 1 किलोमीटर की यात्रा में समाज के इस केसरिया ध्वज के पीछे पीछे नहीं चलने की इच्छुक है, वो पहले चले जाए। अगर चलना चाह रहे हैं तो हमारे साथ में इसी अनुशासन के साथ में बैठा रहे। एक भी व्यक्ति अपनी जगह से, स्थान से खड़ा नहीं होगा। अलवर राजपूत छात्रावास के मेरे नौजवान योद्धाओं से मेरा निवेदन है कि पीछे एक ट्रैक्टर के अंदर सैकड़ों केसरिया ध्वज रखे हुए हैं, वो केसरिया ध्वज वहां से लेवें और उनको बीच बीच में वितरित कर दें, ताकि उन केसरिया ध्वज को हम साथ लेके चलेंगे। सिर्फ अलवर छात्रावास के बालक जो हैं, वही जो हमारे भाई हैं, वही यहाँ खड़े होंगे। पीछे ट्रैक्टर में सैकड़ों जो ध्वज रखे हुए हैं उनको ले लें, और अनुशासन का विशेष ध्यान रखें। यहाँ से हम अपने ईडब्ल्यूएस से संबंधित मांग पत्र के साथ में आगे बढ़ेंगे। केसरिया ध्वज लेके वहां खड़े हो जाएं, वितरित नहीं करिएगा, अपने अपने हाथों में लेके उस द्वार पर खड़े हो जाएं। अब आपका, और वहां पे जो जिन समाज की उन मांगों की बात यहाँ पे की गई है, वो मांगों का एक मांग पत्र हम वहाँ पे सौंपेंगे। हमारे अतिथि महोदय यहीं रहेंगे, हम उधर चले जाएंगे, आप आपके हेलीकॉप्टर की तरफ पधारेंगे। समाज का पूरा जो जनसैलाब यहाँ पे केसरिया जनसैलाब है, वो वहाँ पे हम लोग एक साथ चलेंगे, एकजुट होकर चलेंगे। मैं आदरणीय मेघराज सिंह जी रॉयल साहब, चेयरमैन यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन, आमंत्रित करता हूं कि आप मंच पर आए और अपने विचार प्रकट करें। सामने जो भी समाज बंधु खड़े हैं, उनसे विनम्र निवेदन है, कृपया वो अपना स्थान ग्रहण करें, कोई भी खड़े ना रहे। अगर कुर्सियां नहीं है तो जाजम पर विराज जाएं और अपनी अपनी जगह पर स्थान ग्रहण करें। आदरणीय मेघराज सिंह जी रॉयल साहब के साथ हमारे पूर्व सेवानिवृत्त IPS राजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब पधारे हैं। उनके साथ आदरणीय ब्रिगेडियर जितेंद्र सिंह जी शेखावत साहब भी पधारे हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। जय माता जी की खमा गणी। सामाजिक एकता जिंदाबाद, राजपूत एकता। भाषण तो हमें देने आते नहीं है, विचार व्यक्त कर रहा हूं। ये आर्थिक युग है। इस आर्थिक युग के अंदर सबसे पहले आवश्यकता किस चीज की है? इतिहास के बारे में तो सब कुछ शक्ति सिंह जी द्वारा बता दिया गया है और आप खुद भी जानते हो। इतिहास को कभी दोहराया नहीं जाता, इतिहास से सीखा जाता है। बड़ा दुख होता है राजपूत समाज को देख के, हम क्या थे और क्या हो गए। तो हमारा पहला उद्देश्य है, हम राजपूतों की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस कैसे लेके आए।
तो पहले बता दूं राजपूतों की खोई हुई प्रतिष्ठा कैसे वापस आ सकती है। अपने पूर्वजों के द्वारा जो एक सभ्य समाज की रचना की गई थी, संस्कृति, संस्कार, रीति रिवाज, परंपराएं, पहनावा, सामाजिक बंधन, पारिवारिक बंधन और धार्मिक बंधन, इन सब से अपने बंधे हुए थे, इसलिए कोई अन्याय नहीं होता था। अब वो व्यवस्था नहीं रही। उसका कारण अपने एक ही है कि अपन ने अपने पूर्वजों के द्वारा, यह अपना इतिहास था, यह अपना सनातन धर्म था, उस धर्म की तरफ आप नहीं कर रहे हो। मैं पहले तो बताऊं क्षत्रियों के लिए, मैं आप सबको नमन करता हूं। इस मिट्टी में क्षत्रियों ने ऐसे ऐसे योद्धाओं को जन्म दिया जिन्होंने कभी अपनी हार स्वीकार नहीं की, साका कर लिया, जोहर कर लिया, पर अपने इज्जत पे आंच नहीं आने दी। ये आप सभी जानते हो। इसलिए उसका कारण क्या था? महापुराण में लिखा हुआ है हर क्षत्रियों को 7 भाई बनाने चाहिए, अलग जाति है। सर्व समाज को जब तक साथ में लेके नहीं चलोगे तो फिर अकेले रह जाओगे, और अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। और हर राजपूत को एक चीज समझ लेनी चाहिए, अब तो बच्चे भी पैदा और कम होने लग गए। आपके बच्चा जन्म लेता है, ब्राह्मण की जरूरत होती है तो ब्राह्मणों की इज्जत करो, नाई की जरूरत होती है, हरिजन की जरूरत होती है, कुम्हार की जरूरत होती है, खाते की जरूरत होती है, और डोली उनकी जरूरत होती है। सभी समाज एक दूसरे के बंद अपने एक सभ्य समाज के अंग होते थे जो अपने से अलग हो गए। इनको साथ में लेके आना है। जैसे ये शरीर है, ये जातियां भी अपने सब अंग होती थी। अब क्या हुआ, ये 250 सालों से आपके इतिहास को विकृत करना शुरू कर दिया, आपकी एकता को खंड विकृत करने के लिए। इसलिए सब में ईगो पैदा कर दी। जैसे हाथ बोला मैं खिला रहा हूं, आंख बोल रही है मैं देख रही हूं, कान बोल रहा है मैं नाक हूं, दांत बोल रहा है मैं चबा रही हूं, पेट बोल रहा है मैं पचा रही हूं। सब महत्वाकांक्षी हो गए। सब गए, आत्मा गई परमात्मा के पास में। परमात्मा ने बोला कि ठीक है, 24 घंटे एक ही चीज काम करती है, ये हार्ट, इसको 2 सेकंड के लिए बंद कर दो, ये सब खत्म हो जाएंगे। तो आपका समाज पहले हार्ट होता था, सभ्य समाज का। इनको अपन ने छोड़ दिया, इन्होंने अपने को छोड़ दिया, अब अपन के ले रह गए। तो राजपूतों की खोई हुई प्रतिष्ठा के लिए अब अगर अपन क्रियाक्रम भी अपने 5 आदमियों के बराबर नहीं होते, एक ब्राह्मण चाहिए, एक हरिजन चाहिए। जिस हरिजन को अपन सुबह दर्शन करने के बाद में ये बोलते हैं कि आज मेरा दिन बहुत बढ़िया निकलेगा, तो उनकी भी कदर करो। नाई भी चाहिए, खाती भी चाहिए। और इसके साथ में जो जातियां हमारे साथ चली है, गुर्जर समाज की, गुर्जर समाज की खासियत क्या थी? पन्ना धाय अगर नहीं होती तो उदय सिंह नहीं होता, उदय सिंह नहीं होता तो महाराणा प्रताप नहीं होता। मुझे पता नहीं है आप लोगों की क्या परंपराएं हैं, पर मेरे घर के अंदर, मेरे ननिहाल में ये रीति रिवाज था कि हम रात को ननिहाल पहुंचे, सुबह उठते हमें दही रोटियां पहले गुजरी दादी के, गुजर दादा के पास जाके खानी पड़ती थी जब दिन हमारा निकलता था। अदरवाइज दिन में खाना भी अलाउ नहीं होता था। ये समान था उसके प्रति। तो अपने को हर जाति का कोई ना कोई अंग है, उसको साथ में लेके चल रहा है। राजपूतों की खोई प्रतिष्ठा, हर राजपूत अब एक यहां से प्रण लेके जाए, अगर आप खोई हुई प्रतिष्ठा वापिस लेके आना चाहते हो तो हां करो। हर एक राजपूत 5 भाइयों को, 5 अदर जाति के लोगों को दोस्ती बना लो जो आप पे विश्वास करे। कितने लोग आप पे विश्वास करते हैं, यही आपकी कामयाबी है। कितने लोग आप पे विश्वास करेंगे,
वही आपकी कामयाबी है। अब राज तो बहुत इजी आना, जिसके लिए क्यों फालतू में परेशान हो रहे हो? आप अपना राज अपने हाथों से खो रहे हो। छत्राणियां 7 भाई बनाए, ये पुराण बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा। मेरे घर वाले ने 7 बड़ा रखे, अदरक जाति के। और राजपूत 4 कांधी तो चाहे, मरते जब उठा के कौन लेके जाएगा? औलादे पैदा होती नहीं है। तो 4 दोस्त तो बना लो। अगर 4 दोस्त आपके आ गए तो आपकी खोई प्रतिष्ठा भी वापस आ जाएगी और आपका राज भी वापस आ जाएगा। अब पूछो कैसे? वो इस कारण इस राजस्थान में 2, 2.5, 1.5, 3 लाख से पार्टी की जीत और हार होती है। आप तो 70 लाख हो। 20% राजपूत जो मैं कह रहा हूं वैसे कर ले, 10% तो राज आपका है। कोई जिंदगी। और आपको, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, ये पंच, सरपंच, एमएलए बनने की कोई आवश्यकता नहीं। आप बाल ठाकरे वाला काम करो। ठाकर हो तो ठाकरे वाला काम करो। बेटे ने चुनाव लड़ा था, क्या हुआ? हम भी डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे, पार्टी को ले डूबे। तुम्हारे द्वारा कोई मोटिवेटेड व्यक्ति एमएलए, एमपी, सरपंच बनता है तो वो तुम्हारी इज्जत करेगा और हारा हुआ भी तुम्हारी गर्ज करेगा कि अगली बार मुझे वोट दे दो। ये कोई कुंभ के बेड़े नहीं है कि 12 साल बाद में आएंगे। अगर आपको खोई हुई प्रतिष्ठा लानी है तो ये। दूसरी समस्या क्या है? वो है आर्थिक बेरोजगारी। अब बेरोजगारी राजस्थान में रह नहीं सकती, ये मेरी गारंटी है। क्यों? भगवान ने तुम्हें 2 चीज दी है, धरती और सूरज। ये मैं काम कर रहा हूं इसलिए बता रहा हूं। मैं न तो धार्मिक हूं न राजनीतिक हूं। मुझे जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ना, न मेरी औलाद को लड़ना। अब मैं इससे ज्यादा क्या विश्वास दिला सकता हूं? मैंने मेरे परिवार के लिए काम किया, मेरे खानदान ने काम किया, वो मेरा फर्ज था। आज मेरा ये फर्ज है, मैं मेरे समाज के साथ में उस सर्व समाज की जिन्होंने हमारा सदियों से साथ दिया, उनके उत्थान कैसे हो सकता है? वो आर्थिक रूप से कैसे मजबूत हो सकते हैं? आर्थिक बगैर पैसे काम चलने वाला नहीं। आप में से कितने लोग हैं जो 50 लाख रुपए साल की जिंदगी कमाए? बताओ, है? अब मैं बताता हूं इनकम कैसी होती है। भगवान ने सूरज दिया अपने को और धरती दी है। राजस्थान की केवल 10% जमीन जो 33,000 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ती है, उसको 247 से भाग कर दो और 247 से गुणा कर दो और 4 से भाग कर दो। अगर एक बेरोजगार व्यक्ति को 4 एकड़ जमीन दे दी जाए, जो अकेले क्षेत्र में जैसलमेर की अकेले की 38,000 स्क्वायर किलोमीटर है, बाकी जोधपुर पूरा खाली पड़ा है, बीकानेर पूरा खाली पड़ा है, आपके भी कुछ फसल नहीं होती, तो 50 लाख रुपए सोलर के अंदर इनकम होगी। और ये जमीनें राज आपका, एमएलए आपके, सब कुछ आपके, और ये जमीनें फ्री में दे रहे हैं। अब मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। 1 लाख एकड़ जमीन अगर किसानों की ली जाए, मैं किसी कॉर्पोरेट हाउस के भी खिलाफ में नहीं हूं, अगर 1 लाख एकड़ जमीन इनको दे दी, कोई भी हो व्यापारी, व्यापारी कौन है आप सब जानते हो, कॉर्पोरेट हाउस, इसका मतलब ये कि 25,000 लाख रुपया साल उनको सरकारें एक्स्ट्रा दे रही है। आपका हक, आपकी जेब का पैसा, आपका सूरज, आपकी धरती, क्योंकि सोलर हम भी लगा रहे हैं। सोलर का किराया है 25,000 रुपए एकड़ का, और 5 साल बाद उसका किराया बढ़ भी जाता है। तो ये राजस्थान के युवाओं क्यों नहीं देते? बेरोजगारी खत्म। 20 लाख लोगों को 4 एकड़ जमीन दे दी जाए तो कितने रुपए होंगे? 50 लाख के हिसाब से कौन गरीब रहेगा? जिसके 50 लाख की इनकम होगी वो एक गाड़ी भी खरीद के लेके आएगा। गाड़ी खरीदी जाएगी, जो मैकेनिक भी पैदा होंगे, दुकानें भी खुलेगी, और
20 लाख ड्राइवर भी आएंगे। और फिर घरवाली बोलेगी कि भाई इनकम बहुत है तो एक नौकर भी रखो, तो 20 लाख नौकर, 60 लाख लोगों को केवल 10% जमीन, 9% जमीन के अंदर जो बिल्कुल बंजर पड़ी है आपको दे दी जाए, आप उसकी मांग करो। ये योजना हमने ऑलरेडी आदरणीय प्रधानमंत्री को भेज दी। इसके अलावा हमने एक स्कीम और लेके आए हैं, जो बच्चे अनपढ़ हैं, जो बच्चे पढ़ने में होशियार नहीं है, उनको 12वीं के बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो 3 साल की अप्रेंटिस लेवे। हमने एक मॉडल बना के पेश कर दिया। 100 बच्चे लिए हमने, जिनको 10,000 होटल देता है, खाना पीना रहना फ्री, और 15,000 यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन देता है, 25,000। 3 साल बाद में वो बच्चा वर्ल्ड में कहीं नौकरी कर सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर नौकरियां हैं तो सिर्फ टूरिज्म लाइन के अंदर है। इन बातों पे गौर करो। और पर्यावरण का आपको दिखाई दिया, आप आओ जयपुर में देख के जाओ हमने क्या कर दिया। तो खोई प्रतिष्ठा का आपको बता दिया, और बगैर पैसे के काम चलने वाला नहीं, और पैसे का ही बता दिया कैसे आएगा। और ही हमारे पास बहुत योजनाएं हैं। अगर आप हम पे विश्वास करते हो तो हम योजना बनाएं। इसके लिए संघर्ष की आवश्यकता है। मैं अगर कुछ प्रधानमंत्री को या सरकारों को लिख दूंगा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये कलयुग है, इस कलयुग में संगठन की वैल्यू है। अगर आप संगठन बना के रखते हो, क्यों राजपूतों के भागवत में लिखा हुआ है मांगना पाप है। ये मैं नहीं बोल रहा, भागवत बोल रही है। मांग के खाना अपने धर्म में नहीं लिखा हुआ। अपने धर्म में था त्याग। अब त्याग तो सर तो कटाने नहीं, लौट लौट गए, पर कुछ मामलों में तो एक हो जाए तो मांगने की जरूरत नहीं है। अच्छा, राज में भागीदारी चाहिए या नहीं चाहिए, पहले ये बताओ। तो राज में भागीदारी तो मैंने बता दिया आपको। और राज में भागीदारी होगी तो ये सारे कानून जितने भी हैं वो सब लागू हो जाएंगे। जैसे देवीलाल चौधरी ने बोला था एक बारी कि अभी तो मेरे को जिता दो, मैं तुम्हारा सारा खर्चा जितना भी कर्जा माफ कर दूंगा। तो लोगों ने हंसी उड़ाई। वो क्या, मैं मुख्यमंत्री बन गया, पहले मैंने सेक्रेटरी को बुलाया कि इधर आ भाई, लिख सब किसानों का कर्जा माफ, और नीचे अंगूठा लगा दिया देवीलाल, और मैंने माफ कर दिया। जब से ये फ्री में बांटने वाली। अब जो समस्या है, आप आरक्षण की बातें कर रहे हो या उसकी बातें कर रहे हो, वो हमारी समझ में कम आ रहा है। पर्टिकुलर मेरे, मैं गलत भी हो सकता हूं। अरे भाई, नौकरियां मिलेगी कहां से? किसके तुम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हो? आज की तारीख में आपका बच्चा एक पढ़ता है ग्रेजुएशन, आप खून पसीने से उसको पढ़ाते हो, गाड़ी शरीर की कमाई, और जब वो ग्रेजुएशन करता है, नौकरी लगता है, तो नौकरी मिलती नहीं है। मिलती है तो सुविधा में 12,000 में। तो इनको बताओ, नेताओं को, इन सरकारों जो आपके ही है, कि भैया तुम्हारा एक दिन का लंच हो जाता है क्या 12,000 में? तो फिर ये योजना क्यों लेके आ रहे हो? ये फ्री में 2-2 हज़ार रुपये दे रहे हो, तुम्हारे घर का ब्रेकफास्ट हो जाता है क्या? अरे वो काम करो ना जो पीढ़ियों दर पीढ़ियां इनकम हो। तो ये बगैर सरकार के राज में भागीदारी ये काम हो नहीं सकता। और राज में भागीदारी होगा संगठन से। अगर एक रहोगे, फिर अपन योजना बना के देवें, वो जो योजना लागू कर देगा उसको वोट दे देंगे, और नहीं देवे तो आपके हाथ में और तो कुछ है नहीं, एक बार नोटा कर देना सारे समाज, संयुक्त राष्ट्र तक आवाज आएगी। अब जो समय है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आपको शायद इजराइल के बारे में पता है या नहीं पता? पहले ईसाइयों ने मारा, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर नाजियों ने मारा, उनका बीज खत्म कर दिया था। आज ही पूरे वर्ल्ड में 2 करोड़ नहीं होंगे वो, जो आप 140 करोड़ बैठे हो। उनको न जमीन मिली, न धरती मिली, न पैसा, सब कुछ खत्म हो गया था उनका, और परिवार खत्म हो गया। इजराइल एक छोटा सा एरिया है जो आपके इस डिस्ट्रिक्ट से भी छोटा है, 60 किलोमीटर बाई 360। उन्होंने बैठ के विचार गोष्ठी की, बैठ के क्या किया जाए।
तो वहाँ के समझदार लोग थे कि भाई चुप रहो, अभी समय अपना अच्छा नहीं है, पहले ब्रेड का इंतजाम करो, ब्रेड बटर रोटी का। तो उन्होंने एग्रीकल्चर का निजात किया, आज वर्ल्ड में नंबर 1 है। फिर बोला हम चारों तरफ मुसलमानों से घिरे हुए हैं, तो क्या किया जाए? हथियारों के लिए चाहिए पैसा। तो उन्होंने एकजुट होके आर्थिक रूप से मजबूत किया अपने आदमियों को। आज पूरी अमेरिका की इकोनॉमिक उसकी हाथ में, पूरे वर्ल्ड को नचा रहा है एक छोटा सा देश जिसकी जनसंख्या मात्र 1 करोड़ है। यहाँ अकेले 70 लाख राजपूत हैं। तो एकता। तो समस्या क्या है? इतिहास से सीखो, इतिहास दोहराया नहीं जाएगा। इजराइल से सीखो, अपने पूर्वजों से सीखो, और बाकी एक मामले के अंदर एक हो जाओ कि आप वोट किसको डालोगे। योग्य व्यक्ति को दो। जो ये जातिवाद का जहर फैलाया है ना, इस जातिवाद को हम दूर कर रहे हैं। तीसरी समस्या जातिवाद की है। उसके लिए यूनाइटेड ग्लोबल पीस सर्व समाज के लोगों को ले रहा है। वो जब जाके उच्च पदों पे बैठेंगे, 3 साल में आपको हर कोने के अंदर यूनाइटेड ग्लोबल पीस के बच्चे आपको अधिकारी मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता बगैर आपके सहयोग के। सहयोग तो आपका चाहिए। तो शिक्षा जरूरी है, पर शिक्षा के बाद नौकरी लगना भी जरूरी है। नौकरी है ही नहीं, एआई आ गई, और फिर नौकरियां कहां ढूंढोगे? जितने सरकारी उपकरण हैं वो तो प्राइवेट को जा रहे हैं। आपकी रेलवे गया, आपका पोर्ट गया, आपका खनिज गया, आपकी एनर्जी गई, आपकी रेलवे गया, तो नौकरियां कहां हैं? कहां ढूंढते फिर रहे हो नौकरियां? नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में है, और प्राइवेट सेक्टर में योग्य व्यक्ति को मिलेगी। सेम कहानी वही आ रही है। पूर्व में भी जिन बच्चों में योग्यता थी, जिस जाति के आदमी योग्यता थी, उसको उस तरीके से पद दिया जाता था। अरे भाई, हमारे राजपूतों से दूसरे समाज को क्या परेशानी है? अब 70 साल से तो होनी भी नहीं चाहिए। भगवान ने जिसको हरिजन के घर में पैदा कर दिया, वो आज क्या कर रहा है? वही काम कर रहा है जो सदियों से कर रहा है। इसमें हमारा तो कोई दोष नहीं, वो कर्म ही वैसे लेके आया है। परंतु नेताओं के द्वारा जो राज करते हैं वो श्याम दाम दंड भेद लगाते हैं, और वो इस प्रकार की भ्रांतियां फैल के फूट डालो, राज करो, इनकी नीति रहती है। अपने को उसमें नहीं फंसना। भाई, इनको था तो हरिजन को नई कॉलोनियां बसा देते। वो उसी जगह बैठे हैं जहां 100 साल बैठे थे। पहले 5 व्यक्ति थे घर में, अब 15 व्यक्ति है। अगर कोई इतना इनका हितकारी है तो उनके घर में जाके सो जाए, एक रोज उनके चूल्हे का बढ़ाया रोटी खा ले, मैं मान जाऊंगा। उन गले लगा ले, उनको कोई नहीं लगाता। ये तुम लोगों को जातिवाद के नाम से मूर्ख बना रहे हैं। हमारी खोई हुई प्रतिष्ठा जब भी आ सकती है, हम सब जातियों को साथ में ले लें। और फिर अभी टाइम बहुत है। आप अगर सारे यस करो तो भाई 4 रुपए खर्च करें, अच्छे विद्वान लोगों को लेके अच्छी योजना बनाएं। योजना बनाएंगे जब आप लोगों के समक्ष पेश कर दी जाएगी, और उसको कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। आज अगर मैंने सोलर का बताया ना आपको, इसको सोलर नहीं हो, और राजस्थान तो गरीब हो ही नहीं सकता। दूसरा और उदाहरण दूं, भाई ये सरकारें फ्री में दे रही है। राजस्थान आया था, पहले रोज मैंने बोल दिया था, ये राजस्थान के उद्योगपतियों के लिए, राजस्थान के व्यक्तियों के लिए ये योजना नहीं है। ये गिने चुने लोगों को देना है। ये राजस्थान की पूरी धरती दे देंगे और भूखे मरना बात है। भाई, उनको लेनी है तो किसानों के लो। अगर किसान की 1 लाख एकड़ जमीन लेते हैं, देने उनकी कमाई नहीं है 5,000 रुपये, जिसके अंदर पूरा परिवार खपता है, और उसके बाद कभी ओले पड़ गए, कभी क्या हो गया, फसल घर में आएगी नहीं आएगी उसकी पता नहीं, तो उसका किराया है 25,000। 2 लाख एकड़ जमीन अगर सोलर के लिए प्राइवेट में ली जाती है, हमने भी ली है, 1,000 बीघा हमने भी ली है किराए पे, जिसकी हम कीमत दे रहे हैं 25,000 रुपये किराया उसे साल का, एकड़ का। तो 2 एकड़ के अंदर होता है 50,000 लाख रुपया। जब किसानों की जेब में आएंगे तो बेरोजगारी रहेगी। यहां पे जितनी इकोनॉमिक फास्ट घूमेगी, हम तो व्यापारी हैं, व्यापारी की बात करेंगे, उतने ही आप लोग सादे संपन्न होंगे। हर आदमी के पास जो पैसा आएगा 1 नंबर का आएगा, वो नए नए उद्योग खोलेगा, नए नए धंधे खोलेगा। समझ जाओ राजपूतों, सर्व समाज को साथ ले लो। एआई आ रही है, आपको बाकी बची कुछ नौकरियां भी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए मैं जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको एक बोलता हूं,
अगले साल फिर मीटिंग रखो एक, अगर आप लोग सहमत हो, और उसके अंदर हर राजपूत 5 व्यक्तियों को लेके आए, और माताएं छतरानियां 7 नहीं तो 3 को ले आना। आपका राज आपके घर बैठे हो जाएगा। देना सीखो, लेना नहीं। मैं आपको लास्ट में इतना बोलता हूं, आज हमारा आने का प्रोग्राम लगभग कैंसिल कर दिया था। एक तो आप लोगों की भावना ऐसी थी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि जिसकी वजह से हमारा हेलीकॉप्टर दोबारा उड़ गया। फिर हमने किसको समर्पण किया? अष्टभुजा महिषासुर महाकाली विकार का रूप है कालिका, उसका स्मरण किया, गणेश जी का स्मरण किया और सफलता मिल गई। आप लोगों में दर्शन हो गए। मेरी बात कोई गलत लगी हो हैं तो बता दो। अब आप खोई हुई प्रतिष्ठा लेके आना चाहते हो वापिस या नहीं? ना तो हाथ उठाओ, ये हमारी गारंटी है। और आर्थिक रूप से बेरोजगारी को समाप्त करना है राजस्थान में, और पर्यावरण के अंदर मेरी गारंटी है, अगर आप लोग सब साथ रहे राजस्थान के, तो वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 राजस्थान स्टेट बन सकती है। हमने वो पायलट प्रोजेक्ट बना के सरकारों को दे दिया। आप आके देखो, जब आपको विश्वास हो जाए तो हमारी बात मानना, तो मत ना। मैंने आज 3 बातें बोली आपको, आगे ही बातें बात बताएंगे। खोई हुई प्रतिष्ठा, बेरोजगारी, पर्यावरण और जातिवाद खत्म करना। अभी हम इस पे दिमाग लगाएंगे, आपका साथ होगा, आपका आशीर्वाद होगा, तो कुछ न कुछ कर लेंगे। भगवान पे हर व्यक्ति अपने कुल देवी को याद करो, उनकी ही कृपा से अपने में राजपूती खून बह रहा है। अरे उस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद दो कि आपको ऐसे समाज में पैदा किया है। हमने जातिवाद नहीं फैलाया। जो जिस जाति में पैदा हुआ वो सदियों से ही काम कर रहा है, वही काम कर रहा है जो आज कर रहा है। तो हमारा क्या दोस्त? हमें क्यों अकेले पटकते जा रहे हैं? अपने को साथ लेके चल रहे हैं, सबको साथ में लेके चल रहे हैं। ईर्ष्या, देश भावना, क्रोध, लालच, झूठ, प्रेम, मोह, माया, घमंड, अहंकार, जिसकी वजह से अपने बर्बाद हो गए हैं, इनको त्याग दो केवल इन 4 चीजों के लिए। बाकी आपका पर्सनल जीवन मर्जी है, वैसे जियो। धन्यवाद। विराजाएं मां भगवती। पहले जब बात करी थी, मैं निवेदन करूंगा हमारे ध्वजवाहकों से कि वो आए और मां भगवती की तस्वीर और ये जोत लेंगे। आप बैठेंगे बीच रास्ते में, मां भगवती का यहां से लेके पीछे तक भगवती की तस्वीर जाएगी। रास्ता खाली कर दें, अपनी जगह पे बैठ जाएं। और यहां से आगे पीछे आप देखेंगे तो ध्वज है, उन केसरिया ध्वज के साथ में यहां से 1 किलोमीटर दूर अपने ईडब्ल्यूएस से संबंधित मांगों को लेकर, अपने इतिहास के साथ हो रही खेल छेड़छाड़ के खिलाफ अपना मांग पत्र सरकार के नुमाइंदों को देते हुए हम अपने अपने घरों की ओर लौटेंगे। एक बार बैठ जाएं और पीछे ना आप इस तरफ जाएंगे ना उस तरफ जाएंगे, सीधे पीछे वाला जो रास्ता है वहीं से शुरू करेंगे। पहले पिछली पंक्तियां खड़ी होगी, यहां से मात्र 1 किलोमीटर अपने एक साथ जयकारों के साथ में। मेरा युवा साथियों से निवेदन है कि भगवती को जयकारों के साथ में आप वहां पे उस रथ तक पहुंचाने का प्रयास करें। अपने साधनों से, संसाधनों से सुरक्षित तौर पर अपने घरों की ओर अपने को पधारना है, अनुशासन के साथ पधारना है। रास्ते में कोई राहगीर, कोई प्रशासन, टोल कर्मी अपनी वजह से परेशान नहीं हो। एक भी साथी इस भगवती के रथ से आगे ना जाए। अपने मजबूती के साथ में अपन चले और पूर्वी राजस्थान के इस ऐतिहासिक महासमागम के इस आयोजन के में पधारे हुए आपके लाखों की तादाद में उपस्थित राजपूत समाज के इन क्षत्रिय बंधुओं के लिए आप जयकारों के साथ में वहां चलेंगे। बोलिए जगदम्बे भवानी की। वहीं आपके साधन है और जिसका साधन आगे पीछे हो वो वहीं से ढूंढ लेंगे। मात्र 1 किलोमीटर पीछे की तरफ